8 साल की उम्र में सिर्फ एक फ्रूट नाइफ लेकर मैंने बॉर्डर के दूसरी तरफ अमीर घर के बच्चों के एक ग्रुप को बचाया था। वापस घर आने के बाद मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसकी उम्मीद नहीं थी। मैं एक हाई सोसाइटी फैमिली का बड़ा बेटा था। फैमिली मीटिंग में कोई इमोशनल रियूनियन नहीं हुआ। मुझे बस मिसेज लिन की नफरत भरी नजरें मिली और शुरू से ही उन्होंने अपना दबदबा दिखाने की कोशिश की। तुम वापस आ सकते हो, पर अपने छोटे भाई के साथ कोई गड़बड़ करने के बारे में सोचना भी मत। जब सबको लगा कि मैं रोने लगूंगा, तब मैंने अपने बायोलॉजिकल फादर की तरफ देखकर सादगी से पूछा, क्या ये मेरी स्टेपमदर है? मेरे कपड़े ठीक कर रही स्टाइलिस्ट का दम घुटने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से वक्त रहते अपना मुंह बंद किया। मिसेज लिन झटके से खड़ी हुई और चिल्लाईं, ये किस तरह की बात है? मैं तुम्हारी स्टेपमदर कैसे हुई? मैंने अपनी बड़ी और डार्क आंखों से उनकी तरफ देखा। क्या आप नहीं हैं? अगर मैं वाकई आपका बच्चा हूं और आपने मुझे इतने सालों तक खोया था, तो क्या आपको मेरे साथ बेहतर बर्ताव नहीं करना चाहिए? आप एक अडॉप्टेड सन के साथ मुझसे बेहतर बर्ताव क्यों करती हैं? और आप मुझे देखकर खुश भी नहीं लग रही हैं। मेरी बातों ने उन्हें कहीं छुपने लायक नहीं छोड़ा। मिसेज लिन वहां किसी स्कूल के बच्चे की तरह खड़ी रहीं जो कोई गलती करते पकड़ा गया हो। बिना एक शब्द बोले मैं अपने फादर की तरफ मुड़ा। मेरा रूम कहाँ है? लिन बिंग रुके। 2nd फ्लोर पर खिड़की वाला। मैंने हल्का सा सिर हिलाया, फिर किसी को भाव दिए बिना सीधा ऊपर चला गया। बॉर्डर छोड़ने के बाद के अनजान माहौल ने मेरे इंस्टिंक्ट्स को अलर्ट रखा था। मैं कई दिनों से सोया नहीं था। एक 10 साल की बॉडी इतना ही झेल सकती है। जैसे ही मैं रूम में पहुंचा, मुझे गहरी नींद आ गई। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो अगली सुबह हो चुकी थी। मैं डाइनिंग रूम के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि मैंने लिन जिंगचुआन, जो फैमिली का अडॉप्टेड सन था, उसे शिकायत करते सुना। इतनी देर हो गई है और मेरे फ्रेंड्स बार बार कॉल कर रहे हैं। मॉम, मैं अब उसका और वेट नहीं करना चाहता। मिसेज लिन ने प्यार से उसके गाल खींचे। जाओ, उनके कॉल्स का जवाब दो। हम जल्दी ही निकलेंगे। लिन जिंगचुआन का चेहरा चमक उठा। वो टेबल से कूदकर दूर चला गया। साफ था कि वो चाहता था कि मैं और देर तक सोता रहूं। मिसेज लिन ने टाइम देखा। उनके अंदर जो थोड़ा बहुत पेशेंस था वो खत्म हो रहा था। तभी उन्होंने मुझे देखा और जोर से सांस छोड़ी। दोपहर तक सो रहे हो और सबको वेट करवा रहे हो। बिल्कुल मैनर्स नहीं है। और जब तुम बाद में जिंगचुआन के फ्रेंड से मिलोगे तो अपने बिहेवियर का ध्यान रखना। वो एलीट फैमिलीज से आते हैं। ये वैसा कुछ नहीं है जहां तुम बड़े हुए हो। मैं बैठ गया, शांति से दूध की एक सिप ली और कहा, मैं नहीं जा रहा। मेरा वेट मत करो। मिसेज लिन हैरान रह गईं। मैंने अपना एक्सप्रेशन ब्लैंक रखा और कहा, आपने मुझसे कभी पूछा ही नहीं कि क्या मैं जाना चाहता हूं, है ना? लिन जिंगचुआन हकलाने लगा, फिर विरोध में मिसेज लिन का हाथ खींचा। मॉम, चलिए इसे यहीं छोड़ देते हैं। इसके लिए कोई अच्छे कपड़े या स्कूल बैग मत खरीदना। जब स्कूल स्टार्ट होगा तो इसे सब पर हंसने देना। मिसेज लिन ने सहमति में सिर हिलाया, अपना नैपकिन नीचे फेंका और बाहर चली गईं। शोर के बिना मैंने सुकून से खाना खाया। जैसे ही मैंने खाना खत्म किया और अपनी चेयर पीछे की, करीब 16 या 17 साल की एक लड़की लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे आई। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। वो बिना कुछ बोले एक सीट पर बैठ गई और हाउसकीपर को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया। आज सैंडविच नहीं, मुझे स्टेक चाहिए। जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। बटलर ने तुरंत जवाब दिया, जी मिस, अभी लाता हूं। फिर वो हमें इंट्रोड्यूस करने के लिए आगे बढ़ा। मिस, ये यंग मास्टर चेन चेन है। ये कल ही आए हैं। यंग मास्टर, ये आपकी बड़ी बहन है लिन शुरान। लिन शुरान ने ऊपर देखने की तकलीफ भी नहीं की। मेरे पेरेंट्स इस बच्चे के चक्कर में बहुत लड़े और अब वो इसे यहाँ चीजें और बिगाड़ने के लिए ले आए हैं। बटलर ने मुझे एक अजीब नजर से देखा, फिर पाया कि मैं लिन शुरान के हाथों में मौजूद लैपटॉप को बड़े गौर से देख रहा हूँ। वो मेरी तरफ झुके। यंग मास्टर, क्या कोई बात है? मैंने चमकती हुई स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये कहाँ से खरीद सकते हैं? बटलर हिचकिचाए। आपका मतलब कंप्यूटर है? चूंकि आप अभी छोटे हैं और शायद पहले कभी इसे यूज नहीं किया होगा, इसलिए हमने आपके रूम में अभी तक कोई सेटअप नहीं किया है। मैंने अपनी चेयर के नीचे हाथ डाला, एक प्लास्टिक बैग निकाला और उन्हें नोटों की एक मोटी गड्डी थमा दी। क्या ये इसे खरीदने के लिए काफी है? यहाँ तक कि लिन शुरान भी, जो अपनी स्क्रीन में खोई हुई थी, पूरी तरह हैरान रह गई। वो जोर से हंस पड़ी। तुम्हें ये चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें दिला सकती हूँ, पर क्या तुम्हें पता भी है कि इसे यूज कैसे करते हैं? मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा। मुझे दिखाइए। लिन शुरान ने मुझे पास बुलाया। ध्यान से देखो, इस स्क्रीन पर तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो इन कैरेक्टर्स से बना है। देखो। बोलते हुए उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ने लगीं। कोड की लाइंस किसी विदेशी भाषा की तरह गुजरने लगीं, जिन्हें देखना भी मुश्किल था। उसने एंटर दबाया और एक बिल्कुल नया पेज सामने आ गया। लिन शुरान ने लैपटॉप मेरी तरफ सरकाया और एक चालाकी भरी स्माइल के साथ पास आई। सिंपल है ना? ट्राई करना चाहते हो? एक इडियट भी इसे समझ सकता है।
अगर तुम नहीं कर पाए तो ये साबित हो जाएगा कि तुम होपलेस हो और तुम मुझे कभी अपनी बहन नहीं कहोगे। अगर हम बाहर कभी मिले तो ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुम मुझे नहीं जानते। समझ गए? बटलर ने चुपके से अपना माथा पोंछा। मिस लिन का टेक्नोलॉजी में हमेशा से नेचुरल टैलेंट रहा था। ये सोचकर कि मैं गांव में पला बढ़ा हूं और शायद कभी कंप्यूटर को छुआ भी नहीं होगा, उन्हें मेरे लिए बुरा लगा। लिन शुरान ने नोटिस किया कि मैं अब भी स्क्रीन को घूर रहा हूं। उसने मुझे कोहनी मारी। किस बात का वेट कर रहे हो? शुरू हो जाओ। मैं टेबल के पास गया। मैं मुश्किल से इतना लंबा था कि किनारे के ऊपर से देख सकूं। बस एक छोटा सा सिर स्क्रीन के सामने था, जो काफी फनी लग रहा था। लिन शुरन मुझे कीज के साथ उलझते हुए देख रही थी। मैं कुछ बटन्स दबा रहा था, फिर स्क्रीन पर हर लेटर को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार सीख रहा हूं। वो बहुत खुश थी। उसने अपने पैर पर पैर रखे और मेरे हार मानने का वेट करने लगी। वो पहले से ही मुझे सुनाने और अपनी शरारत को पूरा करने का इंतजार कर रही थी। शुरू में मेरी स्पीड स्लो थी, पर जैसे ही मेरे दिमाग ने कीज का मैप बना लिया, मेरी उंगलियां उड़ने लगीं। लिन शुरान को लगा कि मैं बस बटन्स दबा रहा हूं, जब तक कि उसने मेरा लिखा हुआ कोड नहीं देख लिया। उसका कप लगभग फर्श पर गिरने वाला था। ये तुमने लिखा है? उसने लैपटॉप छीना और चीटिंग के साइन ढूंढने लगी। मैंने उसे हैरानी से देखा। आप मुझे पूरे टाइम देख ही रही थीं। एक सेकंड बाद वो मुड़ी और मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूं। उसने बिना कुछ बोले मुझे बगल से पकड़ा और ऊपर ले गई। लिन शुरन ने मुझे अपनी गेमिंग चेयर पर बिठाया। उसने एक साथ 4 मॉनिटर्स चालू किए। हर विंडो का कोड मेरे सामने फैल गया। उसने पूरी सीरियसनेस के साथ मेरी तरफ देखा। इसमें से तुम्हें कितना समझ आ रहा है? मैंने उसे एक उत्सुक नजर से देखा। माथे पर शिकन के साथ स्क्रीन्स को स्टडी किया, फिर तीसरे मॉनिटर की एक लाइन पर इशारा किया। क्या ये गलत है? लिन शुरन ने पलकें झपकाई और करीब आकर देखा। एरर कहाँ है? मैंने स्क्रीन को टच करके उस लाइन को हाईलाइट किया, उसे डिलीट किया और उसकी जगह दूसरी लाइन टाइप कर दी। हे, बस चीजों को टच मत करो। लिन शुरन अपना आपा खो रही थी। इसके लिए वो कई दिनों से सोई नहीं थी। चैंपियनशिप के डिसाइसिव मैच तक पहुंचने के लिए लड़ रही थी और अब किसी बच्चे ने उसके काम के साथ गड़बड़ कर दी थी। वो चिल्लाने ही वाली थी। वो पूरी तरह भूल गई थी कि उसने ही मुझे देखने के लिए कहा था। वो फटने ही वाली थी कि तभी स्क्रीन चमक उठी। डिस्प्ले पर विन शब्द फ्लैश हुआ। स्पीकर से उसके टीममेट्स के शोर मचाने और चीयर करने की आवाजें आने लगीं। गॉडेस मू, आप तो कमाल हैं। आपने इतनी आसानी से बग ढूंढ लिया। हम चैंपियंस बन गए। लिन शुरन अपनी जगह पर खामोश खड़ी रही। वो उनकी खुशी और शोर सुन रही थी। वो धीरे से तीसरे मॉनिटर की तरफ मुड़ी। उसकी आंखें और ज्यादा चौड़ी होती गईं। उसने अपना सिर खुजलाया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी ग्रैंड मास्टर के सामने तलवारबाजी का दिखावा करना और फिर पकड़े जाने पर शर्मिंदा होना। अभी भी वो कंप्यूटर चाहिए? उसने कहा। मैं तुम्हारे लिए उसे खरीदूंगी। मैंने बिना हिचकिचाए कहा। हाँ, बहुत अच्छा, चलिए चलते हैं। लिन शुरन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। रास्ते में उसने अपने फोन पर एक डिक्शनरी निकाली। उसने खास तौर पर मेरा टेस्ट लेने के लिए उसे निकाला था, पर 15 मिनट की ड्राइव में मैंने पूरी डिक्शनरी खत्म कर ली। लिन शुरन अविश्वास के साथ मेरे सिर को घूरने लगी और बड़बड़ाई। ऐसा दिमाग काम कैसे करता है? क्या हमारी फैमिली में वाकई ऐसे जीन्स हैं? किसी इतनी चहल पहल और भीड़ भाड़ वाली जगह पर मैं पहली बार आया था। मेरे इंस्टिंक्ट्स जाग गए और मैंने अपने आसपास मौजूद हर चेहरे को स्कैन किया। लिन शुरान को लगा कि मैं नर्वस हूं और उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो पूरी तरह भूल चुकी थी कि कुछ घंटों पहले वो मुझसे कितनी नफरत कर रही थी। दूसरी तरफ मुझे छुए जाने की आदत नहीं थी। मैंने एक से ज्यादा बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर लिन शुरान इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे बिना छोड़े साथ घसीटती रही। इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल में उसने पूरे हक के साथ एंट्री ली। जो भी सबसे बेस्ट सेटअप है वो बाहर निकालो। दुकानदार उसका दोस्त था और उसे साथ में एक बच्चे को देखकर बड़ी हैरानी हुई। मिस लिन अपने छोटे भाई के साथ शॉपिंग कर रही हैं? ये तो वाकई एक अनोखा नजारा है। हालांकि यंग मास्टर को धूप की वजह से काफी टैन हो गया है। लिन शुरान ने गर्व के साथ उसे चुप करा दिया। प्लीज, ये उस रोतलू लिन जिंगचुआन जैसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरा असली भाई है, मेरा सगा खून। मैं काउंटर के पास शांति से खड़ा रहा जब तक मुझे महसूस नहीं हुआ कि उसने मुझे कॉलर के पीछे से पकड़ लिया है। ये ले जाने के लिए बहुत बड़ा है। उनसे कहो कि इसे डिलीवर कर दें। फिर वो मुझे घसीटते हुए बुक स्टोर की तरफ ले गई। अंदर पहुंचकर उसने बिगिनर्स प्रोग्रामिंग बुक्स का एक ढेर उठाया और मेरी बाहों में थमा दिया। ये तुम्हारे फाउंडेशन के लिए है। तुम्हारा कोड स्ट्रक्चर काफी बिखरा हुआ है। मैं वहां ईंटों से भी ज्यादा मोटी बुक्स पकड़े खड़ा था। तभी अचानक मेरी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। उस इंसान ने भी उसी वक्त ऊपर देखा। वो जल्दी से पास आई। चेन चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ दिनों में तुमसे मिलने आने वाली थी। क्या तुम ठीक हो? इस शहर में वो इकलौती इंसान थी जिसे मैं जानता था और जिसने पहले मेरी मदद की थी। मैंने सिर हिलाया।
मैं अब लिन फैमिली के साथ रह रहा हूँ, सब ठीक है। थैंक यू, वो प्यार से मुस्कुराई। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे लिन शुरन से बचकर रहना, वो कोई बहुत ज्यादा कोमल स्वभाव की नहीं है। मैंने अपना सिर हिलाना शुरू किया, पर इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, एक हाथ ने मुझे पकड़कर पीछे खींच लिया। लिन शुरन न जाने कहां से आ गई और तेजी से आगे बढ़कर उस लड़की का कॉलर पकड़ लिया। सू यान आर यू, तुम किसे बुली कह रही हो? ये मेरा भाई है, तुम इसके करीब क्यों आ रही हो? क्या लड़ना चाहती हो? सू यान रू ने अपनी पलकें झपकाईं। तुम दोनों साथ आए हो? लिन शुरान ने मजाक उड़ाते हुए कहा। बिल्कुल, जैसे मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। सू यान रू हैरान दिखी और उसने हार मानते हुए अपने हाथ ऊपर कर दिए। पूरी गलत फहमी है। तुम्हारा भाई और मैं बॉर्डर से साथ वापस आए थे। इसने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए मैं बस इसका हाल जानना चाहती थी। सू यान रू नीचे झुककर मेरी बाहों में मौजूद बुक्स देखने लगी। क्या ये सब तुम्हारे लिए है? क्या तुम वाकई इन्हें पढ़ सकते हो? मैंने सिर हिलाया, फिर ये याद करते हुए कि वो अपनी पढ़ाई के लिए जानी जाती है। मैंने पूछा, क्या आप स्टडी गाइड्स चुनने में मेरी मदद कर सकती हैं? बिल्कुल, सू यान रू ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इस मदद के बदले मदद करके खुश थी। उसने मुझे कुछ बुक्स दी, फिर मेरा सिर थपथपाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर लिन शुरान की गुस्से भरी नजर ने उसे रोक दिया। उसने अपना हाथ हटा लिया और ऊंचे शेल्व्स की तरफ इशारा किया। असल में रीडिंग स्किल्स बढ़ाने का सबसे तेज तरीका पिक्चर बुक्स हैं, और वो बोरिंग भी नहीं होती। कुछ चाहिए? मैंने कभी पिक्चर बुक नहीं पढ़ी थी। मैंने उत्सुकता में सिर हिलाया। तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते, मुझे तुम्हारे लिए कुछ चुनने दो। मैं हाँ कहने ही वाला था कि मेरे पैर जमीन से ऊपर उठ गए। लिन शुरान ने मुझे फिर से उठा लिया था। उसने सू यान आर यू की तरफ देखकर स्माइल की। क्या ये तुम्हारा भाई है? अपने काम से काम रखो। सू यान रू ने एक बेबस मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। कुछ पिक्चर बुक्स चुनने के बाद हम तीनों बुक स्टोर से बाहर आ गए। सू यान रू ने आइसक्रीम खाने का सुझाव दिया। उस मिठास ने जैसे ही मेरी जुबान को छुआ, मेरी आंखें चमक उठीं। लिन शुरान, जो मेरे एक्सप्रेशंस को गौर से देख रही थी, काफी संतुष्ट नजर आई। अगर तुम्हें ये इतना पसंद है तो हम पूरा फ्रीजर भरकर खरीद लेंगे। जितना मन चाहे उतना खाओ। जमीन से छत तक लगे शीशे के पार मेरे इंस्टिंक्ट्स ने मुझे ऊपर देखने पर मजबूर किया और मेरी नजरें बाहर खड़े हैरान परेशान लिन जिंग चुआन से टकराईं। बाहर मौजूद बच्चों के ग्रुप ने उसे रुकते हुए देखा और उसकी नजर का पीछा करते हुए दुकान के अंदर झांका। क्या वो तुम्हारी सिस्टर नहीं है? वो अंदर किसी और बच्चे के साथ क्या कर रही है? हाँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि वो तुम्हारे लिए बहुत बिजी रहती है? फिर भी वो यहाँ किसी और के साथ बैठी है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हें बहुत प्यार करती है? चलो अंदर चलते हैं और उनसे हमारे लिए आइसक्रीम खरीदने को कहते हैं। हाँ, मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। पूरा ग्रुप उसे उकसाने लगा। लिन जिंग चुआन ने अपने होंठ चबाए। उसकी नजरें हम तीनों पर टिकी थीं। ठीक है, चलो, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि इस गवार ने मेरी सिस्टर को अपने साथ घूमने के लिए कैसे मनाया। बिना सीट का इंतजार किए पूरा ग्रुप हमारी टेबल पर टूट पड़ा। दीदी, लिन जिंग चुआन सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने लिन शुरान की आस्तीन पकड़ी और अपना चाम दिखाने लगा। आप मुझे बिना बताए बाहर कैसे आ सकती हैं? हम साथ आ सकते थे। मेरे सारे फ्रेंड्स आपको पसंद करते हैं। हाँ शुरान, जिंग चुआन कहता है कि आप गेम्स में बहुत अमेजिंग हैं। क्या आप हमें सिखा सकती हैं? वाह, आपने इतनी सारी आइसक्रीम ऑर्डर की है, क्या हमें भी थोड़ी मिल सकती है? लिन शुरान को इस चपड़ चपड़ से अपना सिर फटता हुआ महसूस हुआ। उसने लिन जिंग चुआन का हाथ झटक दिया। अपनी खुद की खरीदो, तुम कंगाल नहीं हो। मेरा दिन खराब करना बंद करो। लिन जिंग चुआन को उम्मीद नहीं थी कि उसे इस तरह मना कर दिया जाएगा। उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसने अपने होंठ चबाए और बेचारगी से ऊपर देखा। पर मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। दूसरे बच्चों ने उलझन में एक दूसरे को देखा और मेरी तरफ इशारा किया। ये कौन है? इसे शुरान के साथ बैठने का मौका क्यों मिल रहा है? क्या ये यान आर्यू का छोटा भाई है? लिन जिंग चुआन घबरा गया। उसे डर था कि उन्हें पता चल जाएगा कि वो अडॉप्टेड है। हड़बड़ी में उसने बोल दिया, ये नए हाउसकीपर का बेटा है। इससे वो संतुष्ट लग रहे थे। जब उन्होंने दोबारा मुझे देखा तो उनकी नजरों में नफरत थी। कोई ताज्जुब नहीं कि ये इतना काला है और इसके कपड़े भी बहुत भद्दे हैं। जिंग चुआन, तुम्हारी सिस्टर हाउसकीपर के बच्चे को ट्रीट दे रही हैं तो वो हमें क्यों नहीं देंगी? ऐसा नहीं था कि वो आइसक्रीम नहीं खरीद सकते थे। अमीर घरों के बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं थी, और चूंकि मुझे उनसे नीचा दिखाया गया था, उन्हें खुद पर और ज्यादा हक महसूस होने लगा। पर इससे पहले कि लिन जिंग चुआन आगे कुछ सोच पाता, लिन शुरान ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। उस आवाज से हर बच्चा कांप गया। उसने ऊपर देखा। लिन जिंग चुआन, तुमने अभी किसे हाउसकीपर का बेटा कहा? तुम लिन फैमिली में इतने लंबे समय से रह रहे हो कि अपनी औकात ही भूल गए हो, है ना? उसने लिन जिंग चुआन का कॉलर पकड़ा और उसे करीब खींचा। उसकी आवाज एकदम धीमी हो गई। तुम जो कुछ भी खाते हो, तुम जो भी पहनते हो, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम भी तुमने किसी और से उधार लिया है।
तुम्हें यहाँ खड़े होकर झूठ बोलने का क्या हक है? मिसेज लिन ने उसे कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। सबके सामने इस तरह कभी उसकी बेइज्जती नहीं हुई थी। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। लिन शुरन ने उसे एक तरफ धकेला और मेरी तरफ इशारा करते हुए उन बच्चों से सीधे कहा, ध्यान से सुन लो, ये मेरा भाई है, मेरा सगा भाई। अगर मैंने कभी भी तुम में से किसी को इसे परेशान करते हुए पकड़ा तो मैं खुद तुम सबको देख लूंगी, समझ गए? पूरा ग्रुप डर के मारे जम गया और घबराए हुए पक्षियों की तरह तितर बितर हो गया। लिन जिंगचुआन पीछे रह गया। अपनी आंखें मलता हुआ उसने आखिरी बार मुझे गुस्से से देखा। फिर वो रोते हुए मिसेज लिन को ढूंढने के लिए भागा। सू यान रू ने टेबल के दूसरी तरफ से अपना सिर हिलाया। उस अडॉप्टेड बच्चे को वाकई सख्त हाथों की जरूरत है। लिन शुरान ने एक ठंडी आह भरी, पर अजीब बात थी कि उसने बदले में कुछ नहीं कहा। मैंने एक एक शब्द सुना था। मुझे बस कोई फर्क नहीं पड़ा। लिन जिंगचुआन के हमलों में कोई दम नहीं था। जब हमने खत्म कर लिया, लिन शुरन अभी भी पूरी एनर्जी में थी। तुम्हें और क्या चाहिए? चलो लेकर आते हैं। मैंने अपना सिर हिलाया। मैं घर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। तभी एक कान फाड़ देने वाला धमाका फर्स्ट फ्लोर पर हुआ, जिसके बाद चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। किसी और के हिलने से पहले ही मैं कवर लेने के लिए छुप चुका था। शोर से चौंककर लिन शुरान और सू यान रू ने बिना सोचे समझे मेरा पीछा किया और मेरे साथ कांच की रेलिंग के पीछे झुक गईं। वो क्या था? मैं मुड़ा और अपनी उंगली होठों पर रखी। फिर मैंने धीरे से कहा, गनशॉट। सू यान रू और लिन शुरान दोनों सुन्न पड़ गईं। उन्होंने मेरी नजरों का पीछा किया। वाकई नीचे भीड़भाड़ वाले एट्रियम के बीच में एक नकाबपोश आदमी पूरे कमरे में गन लहरा रहा था। कोई नहीं हिलेगा। वो दहाड़ा। वो घूमा और अपनी गन से ज्वेलरी काउंटर तोड़ दिया। सारा गोल्ड अभी मेरे हवाले कर दो। स्टाफ कांपते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। हाथ ऊपर किए हुए वो डिस्प्ले केस खोलने के लिए बढ़े। उन्होंने कांपते हाथों से ज्वेलरी बैग में भरी। उस आदमी के बारे में मुझे कुछ अजीब लगा। सू यान रू ने भी इसे नोटिस किया था। उसने उसके गन वाले हाथ को गौर से देखा। वो कांप रहा है और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। वो नशे में है। अगर पुलिस ने उस पर धावा बोला तो वो आपाक हो सकता है। वाकई कुछ ही मिनटों बाद ऑफिसर्स की एक लहर वहां पहुंची और उस आदमी की घबराहट तुरंत बढ़ गई। उसने एक क्लर्क के सिर पर गन रखी और चिल्लाया, क्या वो तुम थे? क्या तुमने मुझे फंसाया? इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, उसने बिना हिचकिचाहट ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। खून बहा, पर गन के झटके ने उसका निशाना बिगाड़ दिया। गोली क्लर्क के सिर पर लगने के बजाय कंधे पर जा लगी। क्लर्क दर्द से कराहते हुए गिर पड़ा। फिर भी पूरे हॉल में चीखें गूंज उठीं और बच्चों के रोने की आवाज हर चीज को चीरती हुई आई। उस आदमी ने आवाज का पीछा किया और एक जगह इकट्ठा हुए बच्चों को देखा। वो मार्च करते हुए वहां पहुंचा, एक को कॉलर से पकड़ा और बच्चे के सिर पर गन सटा दी। रोना बंद करो, एक शब्द भी नहीं। वो बच्चा इत्तेफाक से लिन जिंगचुआन के क्लासमेट्स में से एक था। इसी बीच मिसेज लिन, जो अभी अभी मैनिक्योर करवा कर आई थीं, सजावटी पौधों की एक कतार के पीछे लिन जिंगचुआन को कसकर पकड़े हुए थीं। लिन शुरन ने एक गहरी सांस ली। भले ही वो सिर्फ एक अडॉप्टेड मॉम थी, पर किस्मत कितनी खराब थी। तभी मैं हिला। मैं नीचे झुककर पास की एक दुकान में घुस गया। वो आउटडोर गियर स्टोर था। ओनर काउंटर के पीछे फर्श पर लेटा हुआ था। मैं तेजी से बढ़ा। एक फोल्डिंग नाइफ, रस्सी का एक बंडल। काउंटर के पास से गुजरते हुए मैंने एक मार्कर पेन भी उठा लिया। सू यान आर्यू मेरे पीछे भागी आई। तुम क्या कर रहे हो? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर पेन की तरफ और उसे थमा दिया। तुम लिखोगी? सू यान रू को अंदाजा नहीं था कि मेरी प्लानिंग क्या है, पर मैं पहले ही निकल चुका था, इसलिए वो जल्दी से मेरे पीछे आई। हम सेकंड फ्लोर के सामने वाले रेस्ट एरिया में पहुंचे। मेरा सामना कांच के दूसरी तरफ खड़े ऑफिसर्स से हुआ, जो अंदर घुसने के लिए तैयार थे। मैंने अपने दोनों हाथ फैलाकर उन्हें रोक दिया। जो लोग रेस्क्यू का इंतजार कर रहे थे वो बेबस थे, पर आवाज करने से बहुत डर रहे थे। वो बस देख सकते थे। जैसे ही सू यान आर्यू पहुंची, मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने बाहर खड़े ऑफिसर्स की तरफ इशारा किया। पेन यूज करो। उन्हें बताओ कि गनमैन नशे में है और अकेला है। उसने पहले ही किसी को गोली मार दी है। अब उसके पास एक बच्चा होस्टेज है। सू यान रू को आखिरकार समझ आया कि मैंने मारकर क्यों लिया था। वो जल्दी से कांच के पास गई और साफ अक्षरों में सारी जानकारी लिख दी। बाहर रस्सियों के सहारे खड़े ऑफिसर्स बिल्कुल जम गए। उन्होंने तुरंत अपने कमांडर को रेडियो पर इन्फॉर्म किया। मैंने सू यान आर्यू की आस्तीन खींची और शांति से उसकी तरफ देखा। साथ ही ऐसा लग रहा है जैसे उसके पास एक्सप्लोसिव्स हैं। मैंने फ्यूज देखा, पर कलर अजीब था। सू यान रू और लिन शुरान पूरी तरह ठंडी पड़ गईं। लिन शुरन दौड़कर आई और मेरे सामने झुक गई। फ्यूज का कलर क्या था? कलरफुल, मैंने कहा। जो मैंने बॉर्डर पर देखे थे वो हमेशा ग्रे या मिट्टी के रंग के होते थे, इसलिए ये शायद किसी प्रॉप शॉप से है। टैक्टिकल गेमिंग गियर, इस तरह की किट्स आजकल ट्रेंड में हैं।
आप उन्हें बिल्कुल असली जैसा बना सकते हैं। लिन शुरान ने एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ सू यान रू की तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया। सू यान रू ने अपने होंठ भींचे और कांच पर अगला मैसेज लिखा, सस्पेक्ट के पास एक्सप्लोजिव्स हैं। ऐसे वक्त में हर शब्द का सटीक होना जरूरी था। उनकी उम्र में किसी भी कंफ्यूजन का मतलब होता कि पुलिस उन्हें गंभीरता से नहीं लेती और इससे जाने जा सकती थी। आखिरी मैसेज ने ऑफिसर्स को काफी देर तक रेडियो पर बिजी रखा। मैंने फिर से सू यान रू की आस्तीन खींची। मेरी आवाज धीमी थी पर स्थिर थी। मैं उन्हें बाहर निकालने के लिए नीचे जा रहा हूं। सू यान रू और लिन शुरान दोनों मुझे घूरने लगीं। उनका जवाब बिल्कुल एक ही वक्त पर आया, बिल्कुल नहीं। एक 10 साल के बच्चे को हथियारबंद गनमैन का सामना करने के लिए भेजना बहुत खतरनाक था। ये आइडिया बेतुका था, पर तभी नीचे से फिर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई, जिसके बाद उस आदमी के गुस्से भरी चिल्लाहट सुनाई दी। पूरे मॉल ने अपनी सांसें रोक लीं। सू यान आर यू हिचकिचाई। तुम इस बारे में श्योर हो, है ना? उसने धीरे से पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाया। सू यान रू ने एक लंबी गहरी सांस ली, लिन शुरान का हाथ हटाया और मुझे देखा। तो सावधान रहना। ये पहली बार था जब किसी ने मुझसे ऐसा कुछ कहा था। मैंने हमेशा से ज्यादा देर तक उसकी नजरों में देखा। फिर मैंने रस्सी पकड़ी और इससे पहले कि उनमें से कोई भी पलक झपकाता, मैं गायब हो गया। एक पल में फिसलकर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया। सू यान रू और लिन शुरान रेलिंग के ऊपर झुककर नीचे देखने लगी। वो छोटा सा शरीर पहले ही भीड़ में गायब हो चुका था। सिर्फ गनमैन ही नहीं, भीड़ में लगभग किसी ने मुझे नोटिस तक नहीं किया। जिन्होंने देखा वो अविश्वास से घूरते रहे। जो उन्होंने अभी देखा था उसका मतलब समझने में असमर्थ थे। लिन शुरन ने मुझे भीड़ के बीच नीचे झुककर निकलते हुए देखा। मैं एक एक शांत कदम बढ़ाते हुए मिसेज लिन और लिन जिंगचुआन के करीब पहुंच रहा था। उसने अचानक सू यान रू का हाथ पकड़ा। क्या मैंने कोई गलती कर दी? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। चेन चेन अभी यहाँ आया है। उसे अच्छी तरह पता है कि उसके पेरेंट्स कैसे हैं। उसके फादर को सिर्फ पैसों की फिक्र है। उसकी मॉम हमेशा लिन जिंगचुआन को ही चुनेंगी, और मेरे लिए वो बस एक बच्चा है जिसे मैं अपनी मर्जी से साथ ले आई। क्या भाई जैसा शब्द उसके लिए वाकई इतना मायने रखता है कि वो इस तरह अपनी जान जोखिम में डाल दे? सू यान रू ने उसकी तरफ देखा, पर वो नहीं कहा जो वो सोच रही थी। वो परिवार नहीं थे, वो अजनबी थे, पर अभी हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं। उसने कहा, हमें यकीन करना होगा कि वो उन्हें बाहर निकाल लेगा। उसे यकीन था कि मैं कोई मामूली बच्चा नहीं हूं। फर्स्ट फ्लोर पर बंधक बनाया गया लड़का अभी भी बिलख रहा था। अपना डर निकालने का उसके पास बस यही एक तरीका था। नशे में धुत गनमैन का सिर गुस्से से फटने लगा। चुप हो जा, वो चिल्लाया। एक और आवाज और मैं तुझे अभी मार दूंगा। उसने बंदूक की नली सीधे लड़के के सिर पर सटा दी। आसपास की भीड़ की सांसें थम गईं। एंट्रेंस के बाहर ऑफिसर्स ने आखिरकार मिली जानकारी पर एक्शन लेने का फैसला किया। वो चुपचाप अंदर आने लगे, सादे कपड़ों में, छोटे ग्रुप्स में भीड़ में घुलते हुए। ज्वेलरी काउंटर के पास का नजारा देखकर उनमें से हर कोई पीला पड़ गया और खुद को शुक्रगुजार महसूस किया कि वो पहले जबरदस्ती अंदर नहीं घुसे। किसी भी नागरिक या बच्चे की जान जाना एक बड़ी तबाही होती। ऊपर से आसपास की बिल्डिंग्स की बनावट ऐसी थी कि स्नाइपर पोजीशन लेना नामुमकिन था, जिसने उसे काबू करना और भी मुश्किल बना दिया था। वो पूरी तरह किसी अनजान बच्चे पर भरोसा भी नहीं कर सकते थे। वो बस इतना कर सकते थे कि भीड़ के बीच इंच दर इंच सरकते हुए गनमैन के करीब पहुंचे। जब मैं सजावटी पौधों के बीच से निकला और मिसेज लिन और लिन जिंगचुआन के पास पहुंचा, तो लिन जिंगचुआन मिसेज लिन की गोद में मुंह छिपाकर धीरे धीरे रो रहा था। मुझे देखकर मिसेज लिन का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम यहाँ कैसे? तुरंत उनके चेहरे पर उलझन साफ दिखी। वो पहले ही लिन जिंगचुआन को मुश्किल से संभाल पा रही थीं। अब वो एक और बच्चे का क्या करती? मैंने उन्हें सोचने का मौका नहीं दिया। मैंने उनका हाथ एक तरफ किया और लिन जिंगचुआन की गर्दन के पीछे सफाई और तेजी से वार किया। छोटा होने के बावजूद मेरा वार काफी था। वो तुरंत बेहोश हो गया। मिसेज लिन चीखने ही वाली थीं। इससे पहले कि कोई आवाज निकलती, मैंने उनका मुंह बंद कर दिया। फिर मैंने पास की इमरजेंसी सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, ये संकेत देते हुए कि वो लिन जिंगचुआन को वहां से बाहर ले जा सकती हैं। उनके अंदर जैसे कुछ जम गया। अनपेक्षित रूप से, लगभग किसी चमत्कार की तरह, उन्होंने लिन जिंगचुआन को कसकर पकड़ा और सीढ़ियों की तरफ रेंगने लगीं। वहां काफी कवर था, वो किसी को नजर नहीं आती, पर आधे रास्ते में उन्हें एहसास हुआ कि मैं उनके पीछे नहीं हूं। वो ये देखने के लिए मुड़ी कि मैं ठीक वहीं बैठा हूं जहां उन्होंने मुझे छोड़ा था, शांति से देख रहा हूं। उस चेहरे में, उन आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें सिर्फ देखने भर से एक अजीब अकेलेपन का एहसास कराया। जैसे मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि कोई मुझे अपने साथ ले जाएगा। जैसे मैंने हमेशा सिर्फ दूसरों को जाते हुए देखा हो। मिसेज लिन ने अपना मुंह खोला। उन्होंने मेरा नाम पुकारा, पर सिर्फ अपने दिल में। मैंने सिर हिलाया और उन्हें जल्दी करने का इशारा किया। वो बहुत कुछ कहना चाहती थीं। अगर हम जाएंगे तो साथ जाएंगे,
पर जब उन्होंने अपनी बाहों में मौजूद लिन जिंग चुआन को देखा तो उसे खोने के डर ने बाकी सब चीजों को निगल लिया। आखिर में उन्होंने एक पल के लिए मेरी नजरों में देखा और फिर मुड़कर चली गईं। सेकंड फ्लोर पर लिन शुरन एक एक पल देख रही थी। उसके जबड़े भिंचे हुए थे, उसकी आंखें लाल थीं। उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था और अपनी मां की बेरुखी पर उससे भी ज्यादा। जब उसकी नजर अब मुझ पर पड़ी तो वो अब सिर्फ नयापन या रोमांच नहीं था, वो कुछ असली था, कुछ ऐसा जिसने उसे फिक्र में डाल दिया। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक मुझे यकीन नहीं हो गया कि मिसेज लिन सुरक्षित सीढ़ियों तक पहुंच गई हैं। फिर मैंने नजर हटा ली। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। लिन शुरन ने मेरे लिए कंप्यूटर खरीदा था और मुझे आइसक्रीम खिलाई थी। ऐसा कर्ज चुकाना ही पड़ता है। जहां तक मॉल के बाकी लोगों की बात है, जिस बूढ़े आदमी ने मुझे पाला था उसने एक बार मुझसे कुछ कहा था, जब दुनिया में बहुत सारे बुरे लोग हों तो अच्छा बने रहने का एक ही तरीका है कि तुम अच्छे काम करते रहो। मैं उस गांव के लोगों जैसा नहीं बनना चाहता था, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। पास के बच्चे अभी भी रो रहे थे, खुद को रोक नहीं पा रहे थे और इससे गनमैन का ध्यान हर तरफ भटक रहा था। पर यह चीज उसके गुस्से को भी भड़का रही थी। उसकी ट्रिगर वाली उंगलियों की नसें उभरने लगी थीं। उसकी पकड़ में मौजूद बच्चे के होंठ नीले पड़ने लगे थे। मुझे पता था कि मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। मैं बच्चों के झुंड में घुस गया। जैसे ही गनमैन दोबारा एंट्रेंस की तरफ देखने के लिए मुड़ा, मैंने बंधक लड़के की टांग पकड़ी और जोर से नीचे खींच लिया। गनमैन पूरी तरह हैरान होकर पीछे की तरफ लड़खड़ाया। उसकी पकड़ छूट गई। लड़का आजाद होकर नीचे गिर गया। ये किसने किया? वो गुस्से में घूमा और बिना सोचे अपनी गन आगे कर दी। बंदूक की नली जोर से मेरे माथे से टकराई। मैं हिला नहीं। आसपास के सब लोगों की सांसें रुक गईं, इस डर से कि कहीं वो आपा खोकर अभी ट्रिगर न दबा दे। कोई भी साधारण इंसान अब तक टूट चुका होता। गलती से भी गोली कभी भी चल सकती थी। पर मैं रोया नहीं। मैंने धीरे से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और सरेंडर कर दिया। मेरी आंखें गहरी और स्थिर थीं, यहां तक कि गनमैन भी हिचकिचाया। फिर उसने फैसला किया। आखिरकार कोई ऐसा मिला जो रोएगा और चीखेगा नहीं। उसके नशे में धुत दिमाग ने बिना सोचे फैसला लिया। उसने मुझे पकड़ा और अपना नया बंधक बना लिया। किसी ने भी ये आते हुए नहीं देखा था, न ऊपर बैठी सु यानरू और लिन शुरान ने, न भीड़ में रेंग रहे ऑफिसर्स ने। पुलिस को पहले ही इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था कि उन्हें जो जानकारी मिल रही थी वो एक 10 साल के बच्चे से आई थी, और अब उस बच्चे का प्लान वाकई काम कर रहा था। इस मोड़ पर वो सिर्फ इतना कर सकते थे कि हालात के हिसाब से खुद को ढालें और सही मौका आने पर कदम उठाएं। जैसे ही उसने मुझे ऊपर उठाया, मुझे आखिरकार साफ दिखने लगा कि हर ऑफिसर कहाँ तैनात है, पर वो अभी भी बहुत दूर थे। मुझे उनके घेरा छोटा करने का इंतजार करना था। अभी के लिए मुझे बस चुपचाप रहना था और मासूम दिखना था। पर जैसे ही ऑफिसर्स आगे बढ़ रहे थे, गनमैन का फोन बज उठा। रिंगटोन ने सन्नाटे को चीर दिया। कमरे में मौजूद हर इंसान जम गया। वो आदमी शायद फोन करने वाले को पहचानता था। उसके चेहरे के भाव बदल गए, तनावपूर्ण और अस्थिर। उसने मुझे छोड़ा और एक हाथ से मुझ पर गन ताने रखी, जबकि दूसरे हाथ से फोन निकाला। क्या ये तुम हो? ब्रेकअप? नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। तुमने कहा था तुम्हें सगाई के तोहफे चाहिए, है ना? मैं अभी उन्हें ले रहा हूं। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मैं आज ही तुम्हारे घर आकर प्रपोज करूंगा। पर लाइन कट गई। दूसरी तरफ के सन्नाटे ने उसके अंदर कुछ भड़का दिया। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वो दहाड़ा, तुम सब झूठे हो, एक एक करके सब। ये शब्द उसके मुंह से निकले ही थे। गन ऊपर उठी और जैसे ही उसकी उंगली ट्रिगर पर कसी, मैंने छलांग लगा दी। मैं किसी साये की तरह हिला, खामोश और तेज, उसके बगल से होते हुए पीछे पहुंच गया। ब्लेड ने एक पल के लिए रोशनी पकड़ी और फिर मैंने उसे सीधे उसकी कलाई पर दे मारा। उसकी चीख ने हवा को चीर दिया। गन फर्श पर गिर गई। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। धुंधली आंखों से उसने लोगों को अपनी तरफ दौड़ते देखा और उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। फिर पता नहीं कहां से उसने अपने दूसरे हाथ से गन तक पहुंचने की ताकत जुटाई और उसे अपने पेट की तरफ मोड़ लिया। कुछ ही मीटर दूर खड़े ऑफिसर्स के चेहरे पीले पड़ गए। सब नीचे झुक जाओ। आगे बढ़ रहा हर कोई जमीन पर गिर गया और अपना सिर ढक लिया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि एक्सप्लोसिव कितना पावरफुल है। खुद को बचाना ही एकमात्र लॉजिकल कदम था। नीचे झुक जाओ, जितना हो सके। नुकसान और बढ़ सकता था। तभी एक दूसरी चीख सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए सबकी नजरें खुद ब खुद ऊपर उठ गईं। मैं उस आदमी के बगल में घुटनों के बल बैठा था। फोल्डिंग नाइफ ऊपर उठा और नीचे गिरा, अपने पीछे लाल बूंदों की लकीर छोड़ता हुआ। उस आदमी की दूसरी कलाई भी अब पूरी तरह खून से भीग चुकी थी। वो अब अपने किसी भी हाथ को हिला नहीं सकता था। मैंने उसकी जैकेट फाड़कर खोल दी। डिवाइस को देखते ही मैंने ये चेक करने के लिए वक्त बर्बाद नहीं किया कि वो असली है या नहीं। मैंने उसका फ्यूज खींचकर बाहर निकाल दिया।
फिर मैं खड़ा हुआ और उसे ठोकर मारकर दूर कर दिया। वहां मौजूद दर्जन भर ऑफिसर्स खामोश होकर देख रहे थे। उनमें से हर कोई दंग था। वो मेरी तरफ घूर रहे थे। एक बच्चा जिसके हाथ में चाकू था, जिसके कपड़ों और चेहरे पर खून लगा था। अगर मेरी उम्र थोड़ी और ज्यादा होती तो वो मुझे कोई बेरहम कातिल समझने की गलती कर लेते। उन्हें हकीकत में वापस आने और उस आदमी को हथकड़ी लगाने के लिए दौड़ने में काफी वक्त लगा। जब उन्होंने देखा कि उसकी दोनों कलाइयों की नसें सफाई से कटी हुई हैं, तो उन्होंने फिर से मुझे देखा। तब तक सू यान रू और लिन शुरान दौड़कर पास आ गईं और सिर से पांव तक मेरी चोटें चेक करने लगी। उसने तुम्हारा गला दबाया था। क्या कहीं दर्द हो रहा है? क्या चक्कर आ रहे हैं? हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तुम्हारे सिर पर लगी वो चोट काफी खराब दिख रही है। मैंने उन्हें खाली नजरों से देखा। मैं ठीक हूं, मैंने धीरे से कहा। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उन दोनों ने मेरा एक एक हाथ पकड़ा और मुझे एग्जिट की तरफ ले जाने लगी। एक ऑफिसर ने हमें रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया। वो मुझे देख रहा था। साफ था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। क्या इस बच्चे के लिए पहले अपना स्टेटमेंट देना मुमकिन होगा? उसे वाकई समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या कहकर बुलाए। लिन शुरन आगे बढ़ी। क्या तुम अंधे हो? इसके सिर पर ये सूजन देखो। हम पहले हॉस्पिटल जा रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो लिन रेजिडेंस पर आकर मुझसे मिलना। लिन बिंगविन मेरे फादर हैं। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बिना एक शब्द बोले बाहर निकल गई। हॉस्पिटल में मेरे जख्मों पर पट्टी की गई। गला दबाए जाने की वजह से जो निशान पड़े थे उनका भी इलाज हुआ। जब नर्सेस ने सुना कि मैंने एक हथियारबंद लुटेरे को पकड़ा है तो वो मेरी तारीफ करते नहीं थक रही थीं। बहादुर, प्यारा, अविश्वसनीय। जब मैं एग्जामिनेशन रूम से बाहर आया, सू यान आर्यू और लिन शुरन दोनों वहीं इंतजार कर रही थीं। ये कंफर्म करने के बाद ही कि मैं वाकई ठीक हूं, उन्होंने चैन की सांस ली। सू यान आर्यू, जो हमेशा की तरह सौम्य थी, सलाह देने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने गंभीरता से मेरी तरफ देखा। दोबारा ऐसा रिस्क मत लेना। खतरनाक सिचुएशंस बड़ों के संभालने के लिए होती हैं। तुम अभी बच्चे हो, समझे? लिन शुरान भी अनपेक्षित रूप से उसकी तरफ खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ बांधे और कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो जब भी तुम घर से बाहर निकलोगे, मैं एक बॉडीगार्ड तुम्हारे पीछे लगा दूंगी। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मैं अपना ख्याल रख सकता हूं, पर उन दोनों की आंखों में एक जैसी फिक्र थी। ये एक अजीब एहसास था। मेरे सीने में कुछ गर्माहट सी महसूस हुई, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। हॉलवे के दूसरे छोर से तेज कदमों की आवाज गूंजी। लिन बिंगविन एक और आदमी के साथ वहां पहुंचे। दोनों काफी तेज चल रहे थे। एग्जामिनेशन रूम के बाहर हम तीनों को देखकर वो सीधे पहले लिन शुरान के पास गए। तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? लिन शुरान को उनकी ये बात बहुत बुरी लगती थी, जिस तरह वो उसे लाड़ करते थे, क्योंकि वही वो इंसान थी जिसे वो खानदान की जायदाद का वारिस बनाने का प्लान कर रहे थे। उसने उन्हें झटक दिया। मैंने किसी को नहीं बचाया। आप मुझे क्यों देख रहे हैं? तभी लिन बिंगविन ने यहां पहुंचने के बाद पहली बार मुझे देखा, पर उनके चेहरे पर फिक्र के भाव नहीं थे। उन्होंने माथे पर बल डाला और चिल्लाए, तुम्हें वहां जाकर हीरो बनने के लिए किसने कहा था? क्या तुम्हें अंदाजा है कि वो कितना खतरनाक था? और मैंने सुना है कि तुमने जिंग चुआन को मारकर बेहोश कर दिया। बिल्कुल भी तमीज या कंट्रोल नहीं है तुम में। मत दोबारा ऐसे स्टंट मत करना। ये शब्द किसी थप्पड़ की तरह लगे, सिर्फ लिन शुरान को ही नहीं, बल्कि वहीं मौजूद सू यान रू के चेहरे के भाव भी तुरंत ठंडे पड़ गए। लिन शुरन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसका गुस्सा फूट पड़ा। डैड, इसने मॉम और जिंग चुआन को बचाया है। इसने मॉल में मौजूद हर इंसान को चिथड़े होने से बचाया है। लोगों को घुटनों के बल बैठकर इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको इसे डांटने का क्या हक है? क्या आपको दिख नहीं रहा कि ये घायल है? क्या आप इसे अपना बेटा भी मानते हैं? वो गुस्से में थी और उसका दिल भी टूट रहा था, जैसे पूरी दुनिया ही मेरे खिलाफ हो गई हो। पर लिन बिंगविन को अभी अभी डीएनए रिपोर्ट मिली थी और उन्हें रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। उनकी नजर में मैं उनका बच्चा नहीं था, बल्कि कहीं से रेंग कर आया कोई जालसाज था। मेरा नाम खानदान के बड़े मुखिया के नाम के साथ रजिस्टर हो चुका था, जो उनके लिए एक ऐसी मुसीबत थी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जाहिर है उनका लहजा बर्फीला था। शुरन, इस मामले से दूर रहो, उन्होंने सख्ती से कहा। ये बाहर पला बढ़ा है, इसे इन चीजों की आदत है। अगर इसे ठीक से डिसिप्लिन नहीं सिखाया गया तो ये आगे चलकर बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। वो दोबारा मेरी तरफ बढ़े। उनके रास्ते में सबसे पहले सू यान आर्यू आई। सू यान आर्यू की अपनी एक इज्जत थी, टॉप मार्क्स, शानदार मैनर्स और बड़ों के लिए हमेशा दिल में सम्मान। ये पहली बार था जब किसी ने उसे किसी की तरफ उस तरह देखते हुए देखा था जैसे वो अभी उन्हें देख रही थी। अंकल लिन, उसने सधे हुए लहजे में कहा। चलिए हम सब शांत हो जाते हैं। तभी वो आदमी जो पूरे वक्त खामोश था, उसने आगे बढ़कर लिन बिंगविन के कंधे पर हाथ रखा। वो प्यार से मुस्कुराया। बच्चा अभी एक भयानक हादसे से गुजरा है। अगर आप उससे बात करना चाहते हैं तो वो इंतजार कर सकता है।
अगर इसे यहाँ देखकर आप अपसेट हो रहे हैं तो क्यों ना इसे कुछ दिनों के लिए मेरे घर रहने दिया जाए। मुझे देखते ही ये बच्चा पसंद आ गया है। सू यान आरयू की आंखें चमक उठीं। वो तुरंत उनकी तरफ मुड़ी। डैड, मैं भी यही कहने वाली थी। चेन चेन को हमारे साथ रहने दीजिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। वो आदमी सू यान आरयू के पिता मिस्टर सू थे। मिस्टर सू अपनी सहज मुस्कान के साथ सिर हिलाने लगे। यान रू, तुम्हारी मॉम हमेशा से एक बेटा चाहती थी। इसके कुछ दिन साथ रहने से उन्हें खुशी मिलेगी। बाप बेटी दोनों ने मुझे तुरंत अपना लिया था और उनका ये न्योता बिल्कुल सच्चा लग रहा था। सू फैमिली और लिन फैमिली के बीच के बिजनेस रिश्तों को देखते हुए लिन बिंगविन को खुश होना चाहिए था, पर अब वो हिचकिचाए। उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई। मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता मिस्टर सू। इसे संभालना मुश्किल है। बेहतर होगा ये हमारे साथ ही रहे। वैसे भी बड़े मुखिया जल्द ही इसे बुलवाने वाले हैं। मैं लिन बिंगविन का सगा खून नहीं था। कायदे से उन्हें मुझे बाहर निकाल देना चाहिए था, पर वो बड़े मुखिया को जवाब नहीं दे सकते थे और उनके पास अभी अपने असली बेटे को ढूंढने का वक्त भी नहीं था। इसलिए मुझे रुकना ही था। लिन फैमिली के यंग मास्टर का रोल निभाते रहना था और किसी भी कीमत पर वो मुझे किसी दूसरी फैमिली के करीब नहीं जाने दे सकते थे, क्योंकि मेरी असली पहचान का राज दांव पर लगा था। उनका फैसला अटल था। मिस्टर सू और सू यान आरयू के पास इसे मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जाने से पहले सू यान रू ने मुझे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी। अगर मुझे कभी कुछ चाहिए हो तो मैं उससे बात कर सकता था। मैंने सिर हिलाया और उस नोट को अपनी जेब में रख लिया। मैं दूसरों की तरफ से मिलने वाली दया और प्यार की हमेशा कद्र करता था। इसे कभी मामूली बात नहीं समझता था। चूंकि लिन जिंग चुआन के अभी भी कुछ टेस्ट्स चल रहे थे, इसलिए सिर्फ लिन शुरान मेरे साथ घर आई। हम दोनों ने मुश्किल से हाथ मुंह धोया ही था कि पुलिस पहुंच गई। वो स्टेटमेंट लेने आए थे और उनकी तादाद काफी ज्यादा थी। लिन फैमिली के लिविंग रूम के अंदर टीम लीडर और रिकॉर्डर के अलावा 1 दर्जन से ज्यादा ऑफिसर्स ठसाठस भरे थे, जो थोड़े असहज लग रहे थे। सोफे पर बैठी लिन शुरान उन्हें गुस्से से घूर रही थी। कब से एक स्टेटमेंट लेने के लिए इतने लोगों की जरूरत पड़ने लगी? कोई भी देखकर सोचेगा कि आप यहाँ किसी को अरेस्ट करने आए हैं। टीम लीडर लुजांग ने अपनी नाक को खुजलाया। अपनी टीम की वजह से उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने एक बेबसी भरी मुस्कान दी। आज हम यंग मास्टर लिन के बहुत बड़े कर्जदार हैं। इन्होंने लगभग हम सबकी जान बचाई है। हर कोई यहाँ आकर खुद इनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। अपने कैप्टन से इशारा मिलते ही पीछे खड़े लोग आगे बढ़े। एक के बाद एक उन्होंने मेरे सामने सिर झुकाया। मैं चुपचाप सोफे पर बैठा था और अभी अभी डिलीवर हुई आइसक्रीम का कप पकड़े हुए था। मैं आइसक्रीम को धीरे धीरे पिघलते हुए देख रहा था और मन ही मन गिन रहा था कि कितनों ने अभी सिर झुकाया है। मेरे पैर हवा में लटक रहे थे, जो थोड़ी बेताबी से हिल रहे थे। मॉल में मौजूद हर ऑफिसर चोरी छिपे मुझे देख रहा था। जब मैंने मजे से वो छोटा चम्मच उठाया और आइसक्रीम खाना शुरू किया तो सब अवाक रह गए। अगर सिक्योरिटी फुटेज नहीं होती तो उनमें से कोई यकीन नहीं करता कि सामने बैठा ये वही बच्चा है जो गियर स्टोर में घुसा था, जिसने शांति से ट्रेंड ऑफिसर्स को कांच तोड़कर अंदर आने से रोका था, जो अकेला एक गनमैन के पास पहुंचा और अपने माथे पर लोडेड गन सटाने दी। लू जांग भी उतने ही हैरान थे, पर उन्होंने अपने करियर में इतना कुछ देखा था कि वो शांत रहे। उन्होंने अपनी टीम को वापस पोजीशन पर भेजा और फिर बोले, जब गोली चली थी क्या आप सब साथ थे? लिन शुरान ने सिर हिलाया और पहले जवाब दिया, हम अपनी आइसक्रीम खत्म करके दुकान से बाहर ही निकले थे और आपका पहला रिएक्शन जाहिर तौर पर कवर लेना था, है ना? लू जांग ने ये बात ऐसे कही जैसे ये बहुत कॉमन हो। उनके चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान थी, पर आंखें तेज थीं। ज्यादातर लोग जब कोई जोरदार आवाज सुनते हैं तो वो पहले उसकी तरफ देखते हैं, वो तुरंत कवर नहीं लेते जब तक कि जाहिर है किसी को पहले से पता न हो कि वो गनशॉट है। लिन शुरान रुकी। जब उसने इसके बारे में सोचा तो वो गलत नहीं थे और कवर लेने वाला पहला इंसान वो नहीं थी, वो मैं था। पर बिना सोचे वो ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहती थी जिससे मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। उसने माथे पर बल डाला और चिल्लाई, आपका इशारा किस तरफ है? कि हम उस लुटेरे के साथ मिले हुए हैं? प्लीज गलत मत समझिए, ये सिर्फ एक नॉर्मल रूटीन है, उन्होंने कहा। लू जांग के पास सालों का एक्सपीरियंस था। वो देख सकते थे कि वो बात को घुमा रही है। उन्होंने दबाव नहीं डाला। उन्होंने अपना चेहरा शांत रखा और धैर्य से काम लेने की तैयारी की। तभी मैं सोफे के अपने शांत कोने से बोला, मैंने उसे पहचान लिया था कि वो गनशॉट है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, हर आंख मुझ पर टिक गई। लू जांग ने कमरे के दूसरे छोर से मुझे गौर से देखा। उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। और तुमने पहले गनशॉट कहाँ सुना होगा? मैंने अपने होठों के कोने से आइसक्रीम चाटी। बॉर्डर पर। लू जांग को याद आया। मेरी फाइल में इस बात का जिक्र था कि मैं कुछ वक्त बॉर्डर पर रहा था जहां मुझे ले जाया गया था। जो अपराधी इसमें शामिल थे वो हथियारबंद थे, पर उन्हें यकीन नहीं था कि वहां वाकई गोलियां चली थी, क्योंकि पकड़े जाने से पहले ही उनमें से हर कोई खत्म हो चुका था।
तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स काबिले तारीफ हैं, उन्होंने फाइल बंद करते हुए और बात को थोड़ा सहज करते हुए कहा। उनका लहजा अब प्यार भरा और कैजुअल था। तो तुम्हें रस्सी पकड़ने और मदद करने का ख्याल कैसे आया? उसके पास गन और एक्सप्लोसिव्स थे। क्या तुम्हें डर नहीं लगा? लिन शुरान को सवालों के इस तरीके में कुछ गड़बड़ लगी। उसे नफरत थी कि वो जिस तरह मुझे अपनी बातों में फंसा रहे थे, और उसने बीच में बोलने के लिए अपना मुंह खोला। पर मैंने पहले ही जवाब दे दिया, साफ और बिना हिचकिचाहट के। डर लगा था। मैंने अपना सिर हिलाया। मैं अपने डर को लेकर पूरी तरह ईमानदार था। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करता तो और भी लोगों को चोट पहुंच सकती थी। मैंने उन बुजुर्ग को एक प्रॉमिस किया था जिन्होंने मुझे पाला। मैंने वादा किया था कि मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जो लोगों की मदद करे। मेरी आवाज अभी भी एक बच्चे जैसी थी, लेकिन उन शब्दों ने कमरे में मौजूद हर इंसान को सुन्न कर दिया। लोगों को परखने के सालों के एक्सपीरियंस की वजह से लू जंग बता सकते थे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। हर शब्द गहराई से और सच्चाई के साथ निकला था। उन डार्क आंखों की स्थिरता ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्हें महसूस हुआ कि इसके बाद वो पूछताछ जारी नहीं रख पाएंगे। लिन शुरान का दिल भी भर आया। बिना सोचे उसका हाथ मेरे सिर पर आ गया। ये बुजुर्ग कौन है जिनके बारे में तुम बार बार बात करते हो? मैंने उसे तिरछी नजरों से देखा, जैसे मुझे समझ न आ रहा हो कि शुरू कहां से करूं। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करता तो और भी लोगों को चोट पहुंच सकती थी। मैंने उन बुजुर्ग को एक प्रॉमिस किया था जिन्होंने मुझे पाला। मैंने वादा किया था कि मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जो लोगों की मदद करे। मेरी आवाज अभी भी एक बच्चे जैसी थी, लेकिन उन शब्दों ने कमरे में मौजूद हर इंसान को सुन्न कर दिया। लोगों को परखने के सालों के एक्सपीरियंस की वजह से लू जंग बता सकते थे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। हर शब्द गहराई से और सच्चाई के साथ निकला था। उन डार्क आंखों की स्थिरता ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्हें महसूस हुआ कि इसके बाद वो पूछताछ जारी नहीं रख पाएंगे। लिन शुरान का दिल भी भर आया। बिना सोचे उसका हाथ मेरे सिर पर आ गया। ये बुजुर्ग कौन है जिनके बारे में तुम बार बार बात करते हो? मैंने उसे तिरछी नजरों से देखा, जैसे मुझे समझ न आ रहा हो कि शुरू कहां से करूं। उन्होंने मुझे पाला था, मैंने आखिरकार कहा। मैं एक अनाथ था। उन्होंने मुझे ढूंढा। उन्होंने मुझे खाना खिलाया, पर मुझे उनका नाम कभी पता नहीं चला। लिन शुरान ने मेरी आंखों में छलकती वो याद देख ली। उसके अंदर कुछ नरम पड़ गया। अगर तुम उन्हें याद करते हो तो हम उन्हें यहाँ ला सकते हैं। लिन फैमिली के पास एक और इंसान का ख्याल रखने के लिए बहुत कुछ है। पर मैंने अपना सिर हिलाया और अपने हाथों में पिघलती आइसक्रीम की तरफ नीचे देखा। ठीक है, मैंने धीरे से कहा। वो चले गए। क्रिमिनल्स ने उन्हें गोली मार दी थी। मैंने अपनी पहली जॉब, जो बॉर्डर पर लुकआउट की थी, उससे मिले 50 रुपए से कुछ लकड़ियां खरीदी थी। मैंने उन्हें खुद पहाड़ पर दफनाया। मैंने कहानी सुनाना शुरू किया। ये मेरा दूसरी बार था जब मैं गांव के पीछे वाली घाटी में बॉर्डर लुकआउट के तौर पर काम कर रहा था। मैंने एक ग्रुप की मदद की थी जिससे वो पुलिस की 3 गाड़ियों को पीछे छोड़ सके जो उनका पीछा कर रही थीं। जिन गांव वालों के साथ मैं काम करता था उन्होंने ज्यादातर पैसे रख लिए, पर जो 50 रुपए बचे थे उन आदमियों ने खुद वो मेरे हाथों में रखे थे। तेज बच्चा है, उनमें से एक ने कहा था। तुम में असली पोटेंशियल है, बस अभी छोटे हो। ड्राइवर सीट पर बैठे आदमी ने धुआं छोड़ा और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। लेकिन ट्रक के पिछले हिस्से से लगातार काला लिक्विड लीक हो रहा था और उसकी स्मेल सड़ी हुई थी। लोग कह रहे थे कि वो खराब मीट ले जा रहे हैं। प्रॉफिट बहुत ज्यादा था, पर इससे लोग बीमार पड़ जाते थे। कभी कभी ये जान भी ले लेता था। मैं बस उन बुजुर्ग को दफनाना चाहता था। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। जब उस आदमी ने मुझे पीछे हटते देखा तो उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। ऐसी जगह पर पलने के बाद तुम्हारी किस्मत बहुत पहले ही तय हो चुकी है। ये काम एक बार करो तो फिर हमेशा के लिए करना पड़ता है। तुम हमसे अलग नहीं हो, समझे? लेकिन मैंने इसे मानने से मना कर दिया। मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता था। इसलिए बाद में मैंने उनके भागने के रास्ते का एक मैप बनाया और पुलिस को सौंप दिया। मैंने उन्हें बताया कि बॉर्डर पर एक गैप है, उन लोगों तक पहुंचने का एक रास्ता है। वो खराब मीट कभी शहर नहीं पहुंचा। वो आदमी पकड़े गए। एक दिन चेक पॉइंट से गुजरते हुए मैंने दीवार पर 3 ड्राइंग्स चिपकी देखी। वो ऐसी लग रही थी जैसे मेरे लिए ही हो। मैंने उन्हें कॉपी किया, आसपास जाकर पूछा और आखिरकार पता चला कि वहां लिखे उन 2 शब्दों का मतलब थैंक यू है। उन ड्राइंग्स को देखकर मैंने सोचा, शायद मैं वाकई एक अच्छा इंसान हूं। लिन शुरान अपना आपा खोने ही वाली थी जिस सहजता से मैंने उनके जाने की बात कही। वो घूमी और लू जांग को गुस्से से देखा। ये सब उनकी गलती थी कि उन्होंने ये सब बातें छेड़ी। लू जांग को भी शर्मिंदगी महसूस हुई। फाइल कहती थी कि मैं 10 साल का हूं, पर उनके सामने खड़ा ये छोटा सा दुबला लड़का ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुश्किलों भरी पूरी एक उम्र जी ली हो। उस सब के बाद भी एक साफ और मासूम दिल रखना और दिखाना, यहां तक कि उसने जो ताकत यूज की थी वो भी समझ आती थी। आखिर में वो और ज्यादा पूछताछ नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी टीम इकट्ठा की,
एक बार फिर मेरा शुक्रिया अदा किया और चले गए। सीन अब स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है। लिन जिंग चुआन ने अपनी बात खत्म की और गुस्से में चला गया। कुछ लड़के जो अपने कार्ड्स के साथ खेल रहे थे उन्होंने मेरा हाथ खींचा, पर पाया कि मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। टीचर्स ऑफिस कहाँ है, मैंने पूछा। लंच टाइम। बिल्डिंग जल्दी ही खाली हो गई। कुछ इक्का दुक्का लोग ही बचे थे, पर उनमें से कोई भी सीढ़ियों की तरफ नहीं जा रहा था। ऑफिस कॉरिडोर के बीच में था। जब मुझे दरवाजा मिला तो अंदर एकदम सन्नाटा था। जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं। मैंने खिड़की की तरफ देखा, पर्दे खींचे हुए थे, पर युआन जिंग चुआन यकीनन इसी रास्ते आया था। बिना सोचे मैंने नॉक नहीं किया। मैं बगल वाली क्लास से एक स्टूल घसीट कर लाया और खिड़की के नीचे उस पर खड़ा हो गया। पर्दे के एक छोटे से गैप से मैं अंदर की धुंधली आकृतियां देख सकता था। शुन यांग सी ने वो ब्लेजर उतार दिया था जो उसने सुबह पहना था। उसकी व्हाइट शर्ट पर चौक की धूल लगी थी। अब वो उसे भी खोल रही थी। मुझे लगा शायद वो गंदे कपड़े बदलना चाह रही है, लेकिन फिर मैंने डेस्क के सामने खड़े युआन जिंग चुआन को देखा। मेरी याददाश्त में कुछ गलत महसूस हुआ। जो लोग दूसरों के सामने कपड़े उतारते थे उन्हें कुछ बुरा कहा जाता था, और युआन जिंग चुआन अकेला नहीं था। वहां कई और लड़के भी सिर झुकाए खामोश खड़े थे। मैंने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, फिर नीचे उतरा और नॉक किया। 3 बार नॉक किया। खाली कॉरिडोर में वो आवाज बहुत तेज और अजीब लगी। एक पॉज के बाद दरवाजा झटके से खुला और शुन यांग सी का चेहरा सामने आया। मुझे देखकर उसने पलकें झपकाई, फिर जल्दी से अपनी स्माइल वापस ले आई। लिन, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने नोटिस किया कि उसकी शर्ट के बटन गलत लगे थे और शर्ट का सिर्फ एक हिस्सा अंदर दबा हुआ था। मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए कमरे के अंदर देखा। मैं युआन जिंग चुआन के लिए यहाँ आया हूँ। जिंग चुआन? हैरानी की एक झलक। वो मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई और सफाई से बोली, जिंग चुआन अपनी पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा है। उसे एक्स्ट्रा ट्यूशन की जरूरत है। वो आज तुम्हारे साथ घर नहीं जा पाएगा। अगर तुम्हें भूख लगी है तो जाकर खाना खा लो। बात खत्म करते हुए उसने मेरा सिर थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने अपनी नाक सिकोड़ी और तुरंत पीछे हट गया। टीचर, आपको अपने हाथ धोने चाहिए। ये शब्द उसे किसी स्विच की तरह लगे। उसकी पूरी बॉडी अकड़ गई और उसकी स्माइल भी अजीब लगने लगी। उसने मुस्कुराते हुए ठंडे चेहरे से मेरी तरफ नीचे देखा। क्यों? मैंने इसके बारे में सोचा पर ठीक से समझा नहीं पाया। मैं हमेशा से स्मेल को लेकर सेंसिटिव रहा था। स्मेल आ रही है, मैंने साफ कह दिया। शुन यांग सी की स्माइल लगभग टूट गई। बात को और ज्यादा न खींचते हुए उसने हाथ हिलाया। ठीक है, मैं हाथ धो लेती हूँ, तुम जाकर अपना लंच करो। इसके साथ ही वो मेरे बगल से कमरे की तरफ बढ़ गई और ऑफिस का दरवाजा बंद करना भूल गई। ज्यादातर प्राइमरी स्कूल के बच्चे बिना बुलाए टीचर के ऑफिस में कदम रखने से डरते थे। उसने हर चीज का कैलकुलेशन कर लिया था, सिवाय इसके कि मैं एक नॉर्मल बच्चा नहीं था। जैसे ही शुन यांग सी बाथरूम की तरफ मुड़ी, मैं अंदर चला गया। मैं युआन जिंग चुआन के पास पहुंचा। क्या ये वाकई ट्यूशन है या तुमने किसी की शिकायत की है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर हिलाया। मैंने नोटिस किया कि उसकी बॉडी हल्की सी कांप रही थी। क्या तुम डरे हुए हो? डरने वाली क्या बात है, ये बस एक ऑफिस है। पर युआन जिंग चुआन और बाकी सब ऐसे खड़े थे जैसे उनके बोलने की ताकत खत्म हो गई हो। मैंने जो कुछ भी पूछा, किसी ने एक शब्द नहीं कहा। मैंने माथे पर बल डाला और कमरे को स्कैन किया। बस एक ही चीज अलग थी, डेस्क पर रखा एक फोन। कमरे की हवा में कुछ गलत महसूस हो रहा था, भारी और दम घुटने वाला। मैं नहीं चाहता था कि शुन यांग सी वापस आए और उन्हें यहाँ रोके रखे। इसलिए मैंने युआन जिंग चुआन का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ चल दिया। उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना ताकतवर हूंगा। कुछ ही सेकंड में मैं उसे खींचकर दरवाजे तक ले आया। पीछे से कोई आहट नहीं थी। मैं मुड़ा और अंदर मौजूद लड़के से कहा, अगर तुम यहाँ रुके तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम चुगली करते हो। फिर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगा। उस उम्र में बच्चों को अकेले छूट जाने से ज्यादा किसी बात का डर नहीं लगता, खासकर उन शांत बच्चों को जो पहले से ही घुलने मिलने में स्ट्रगल करते हैं। वे भाग खड़े हुए। जब तक शुन यांग सी बाथरूम से वापस आई, ऑफिस पूरी तरह खाली था। उसने गुस्से में अपने ही बाल मुट्ठी में भींच लिए। उसकी नजरें डेस्क पर रखी चीजों पर टिक गईं, एक अंगूठी और स्टील की कुछ गोलियां। उसने इन्हें तैयार करने के लिए कितनी मेहनत की थी। तभी एक दूसरी टीचर पेट पकड़े हुए दवाई ढूंढती हुई अंदर आई। उसने शुन यांग सी को वहीं पाया और प्यार से मुस्कुराई। टीचर शू, फिर से स्टूडेंट्स को ट्यूशन दे रही हैं। आप कितनी डेडिकेटेड हैं। शुन यांग सी ने एक हाथ से डेस्क से वो चीजें हटाईं और मुस्कुराते हुए मदद करने पहुंच गई। ये हमारा फ्यूचर है। अगर मैं इनमें से एक की भी मदद कर सकूं तो ये मेहनत सफल है। दूसरी टीचर को अपनी दवाई मिल गई। उसने 2 गोलियां ली और तारीफ में अपना सिर हिलाया। आजकल आप जैसे टीचर्स कम ही मिलते हैं। मैं प्रिंसिपल के साथ लंच करने जा रही हूँ। साथ चलो।
ये तुम्हारे अगले रिव्यू के लिए अच्छा रहेगा। शू न्यांगसी बिना हिचकिचाहट मान गई। वो अपना सामान उठाने के लिए मुड़ी, पर दूसरी टीचर पहले ही उसे दरवाजे से बाहर खींच रही थी। जल्दी चलो जल्दी, हम प्रिंसिपल को इंतजार नहीं करवा सकते। मैं युआन जिंगचुआन को मुश्किल से नीचे लाया ही था कि उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। नहीं, हम भाग नहीं सकते, टीचर गुस्सा हो जाएंगी। उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था, आंसू लगातार बह रहे थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, पर वो रुक नहीं रहा था। उसे खाना खिलाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। मैं सड़क किनारे खड़ा हुआ और सू यानरू को कॉल किया। आधे घंटे बाद सू यान आरयू पहुंच गई। क्या हुआ? मैं एक बेंच पर बैठा था। युआन जिंगचुआन मेरा हाथ पकड़कर मेरी गोद में सिर रखकर सो रहा था। वो पहले उसके पास झुकी और उसे चेक किया। मैंने उसकी आंखों की तरफ इशारा किया। वो रोते रोते सो गया। सू यानरू ने पहले ही उसकी सूजी हुई लाल आंखें नोटिस कर ली थीं। उसने उसे धीरे से उठाया और बंद कैफेटेरिया के दरवाजों की तरफ देखा, फिर माफी मांगते हुए मेरी तरफ देखा। तुमने खाना नहीं खाया है ना? चलो, मैं तुम दोनों को कहीं बाहर ले चलती हूँ। वो इतनी जल्दी में आई थी कि उसने भी कुछ नहीं खाया था। मुझे भी भूख लगी थी, पर मुझे पहले कुछ करना था। मैंने सिर हिलाया और उसे देखा। क्या तुम्हारे पास लैपटॉप है? सू यानरू ने पलकें झपकाईं। मेरे पास है। क्या तुम्हें जरूरत है? हाँ, अभी। मैं उठा और बिना किसी और शब्द के चल दिया। सू यान आरयू ने अपनी बाहों में युआन जिंगचुआन को संभाला और मेरे पीछे आई। वो अपनी कार से आई थी और कार में एक स्पेयर लैपटॉप रखा था। मैंने पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल में लैपटॉप यूज किया था। मैंने पावर बटन दबाया और चार्जिंग केबल हटा दी जो उसने कनेक्ट कर रखी थी। फिर मैंने अपनी जेब से एक फोन निकाला और उसे कनेक्ट कर दिया। सू यान आरयू ने युआन जिंगचुआन को जैसे ही लिटाया, वो मुड़ी और उसने उसे देख लिया। ये किसका फोन है? टीचर का, मैंने ऊपर देखे बिना कहा। अच्छा हुआ कि सू यान आरयू उस वक्त कुछ पी नहीं रही थी, वरना सब कुछ विंडशील्ड पर फैल जाता। उसने अपने होंठ भींचे। तुम्हारे पास टीचर का फोन क्यों है? वो लगभग चुराया कहने ही वाली थी, क्योंकि कुछ तो गलत था। मैंने उसके चेहरे के भाव नोटिस नहीं किए। मेरा ध्यान डिवाइस कनेक्ट करने और पासवर्ड क्रैक करने पे था। एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे एक बार बताया था। काम करते हुए मैंने आगे कहा कि बुरे लोग अपने राज फोन में ही रखते हैं, क्योंकि फिर वो जब चाहें उन्हें चेक कर सकते हैं। उस बात ने सू यानरू को खामोश कर दिया। उसे कुछ समझ आने लगा। तुम्हें लगता है शू न्यांगसी एक बुरी इंसान है? मुझे नहीं पता, मैंने सिर हिलाते हुए कहा, पर मेरे हाथ कभी धीमे नहीं हुए। मेरे हिसाब से अगर कुछ गलत लगे तो पक्के तौर पर पता लगा लेना चाहिए। एक वक्त था जब सू यानरू कहती कि बिना किसी सबूत के किसी को दोषी मान लेना बेतुका है, कि ये बिना बात के केस बनाना है। पर मैंने उसकी जान बचाई थी और मैंने खुद को इतनी बार साबित किया था कि वो मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। सू यानरू ने भी लिन शुरान की तरह मुझ पर एक अंधा भरोसा बना लिया था। इसलिए उसने फोन वापस करने के बारे में कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने पूछा, क्या तुम अंदर घुस सकते हो? इससे पहले कि वो बात पूरी करती, स्क्रीन स्क्रॉल होते हुए कोड से भर गई। सू यानरू का मुंह खुला का खुला रह गया। 3 सेकंड बाद एक हल्की सी आवाज आई। फोन खुद ब खुद अनलॉक हो गया। स्क्रीन जल उठी। मैंने हाल ही में स्मार्टफोन देखा था और अभी मैं इससे बहुत वाकिफ नहीं था। मैंने जो पहली चीज टैप की, उससे कैमरा खुल गया। स्क्रीन से मेरा अपना चेहरा मुझे देख रहा था। मैंने पलकें झपकाईं। सू यान आरयू ये दिखाने के लिए आगे झुकी कि ये कैसे काम करता है, पर अचानक उसका चेहरा जम गया। बिना सोचे उसने अपने हाथ से मेरी आंखें ढक लीं। आगे जो है वो तुम्हारे लिए नहीं है। क्या तुम मुझे फोन दे सकते हो? उसकी आवाज ठंडी और बर्फ की तरह सपाट हो गई थी। मैंने उसे शायद ही कभी इस तरह देखा था। 2 सेकंड की हिचकिचाहट के बाद मैंने सिर हिलाया और उसे फोन थमा दिया। ये हमेशा से युआन जिंगचुआन के बारे में था। सू यानरू का इसे संभालना सही था। अगले 10 मिनट तक सू यान आरयू ड्राइवर सीट पर बैठी रही और फोन चेक करती रही। जब उसने खत्म किया तो वो अकेली कार से बाहर निकली। जब वो वापस आई तो उसकी उंगलियों की खाल छिली हुई थी और खून बह रहा था। मैंने कई लोगों को गुस्से में दूसरों को चोट पहुंचाते देखा था। एक पल बाद मैंने पूछा, क्या तुमने शू न्यांगसी को मारा? सू यानरू ने मुझे देखा, फिर एक बेबसी भरी हंसी हंस पड़ी। उसने एक टिश्यू से अपना हाथ पोंछा और मेरा सिर थपथपाने के लिए आगे बढ़ी। उसकी आंखों से वो ठंडा गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया और पुरानी गर्माहट फिर से दिखने लगी। थैंक यू चेन चेन, मैं सच कह रही हूँ, उसने पूरी ईमानदारी से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि युआन जिंगचुआन के साथ कुछ बुरा हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा जो चैन से सो रहा था। तो वो आज दोपहर स्कूल वापस नहीं जा रहा? मैंने धीरे से पूछा। नहीं, सू यानरू ने कहा। उसके चेहरे पर कड़वाहट की एक झलक थी। मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैंने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। मेरे बाहर निकलने से पहले सू यान आरयू खुद को रोक नहीं पाई। सुनो,
उसने कहा, क्यों ना तुम भी आज स्कूल छोड़ दो, कुछ दिन रुक जाओ, मुझे पहले सब कुछ ठीक कर लेने दो। मैंने उसकी तरफ देखा, एक पल सोचा, फिर अपना सिर हिला दिया। आज दोपहर हमारा पीई फिजिकल एजुकेशन है। टीचर ने कहा था कि टेस्ट है। सू यान रू को लगभग लगा कि प्राइमरी स्कूल के पीई टेस्ट से क्या फर्क पड़ता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, मेरी नन्ही आवाज फिर आई, स्थिर और शांत। इसके अलावा युआन जिंगचुआन भले ही चला गया हो, पर अगर शू न्यांगसी वाकई एक बुरी इंसान है तो बाकी स्टूडेंट्स को अभी भी खतरा है। सू यान आर्यू रुक गई। उसने कार के पास खड़ी उस छोटी सी आकृति को देखा जो मुश्किल से दरवाजे के हैंडल तक पहुंच पा रही थी। मेरे एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा था जो उसके दिल तक पहुंच गया। उसके सीने में जो अंधेरा छाया हुआ था वो हटने लगा। उसकी आंखों की सफाई ने सू यानरू के मन में चल रहे उन सारे ख्यालों को शांत कर दिया जो वो शू न्यांगशी के साथ अपने तरीके से निपटना चाहती थी। उसने एक ठंडी सांस ली। ठीक है, फिर सावधान रहना। मैं जितनी जल्दी हो सके चीजें आगे बढ़ाती हूँ और फिर तुम्हें ढूंढने आती हूँ, और अगर कुछ भी डेंजरस लगे तो जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। मैंने सिर हिलाया। मुझे पता था कि वो मेरी फिक्र कर रही है। लंच ब्रेक जल्दी ही बीत गया। स्टूडेंट्स एक एक करके क्लासरूम में वापस आने लगे। मेरे अलावा किसी ने भी युआन जिंगचुआन की गैर मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया। मैं बार बार उसकी खाली सीट की तरफ देख रहा था। जब पीई का वक्त आया तो हम बाहर मैदान की तरफ बढ़े। स्कूल के इस साल का पहला टेस्ट 400 मीटर की दौड़ थी। फिनिश लाइन तक पहुंचते पहुंचते ज्यादातर स्टूडेंट्स हाफ रहे थे। कुछ तो अपनी सांस भी नहीं रोक पा रहे थे और उन्हें आराम के लिए एक तरफ ले जाना पड़ा। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, पसीना तक नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अभी सिर्फ वार्म अप खत्म किया है। ठीक है, बाकी बचा हुआ फ्री टाइम है, कहीं आराम करने की जगह ढूंढ लो, कोच ली ने अनाउंस किया। वो देख सकते थे कि कोई भी आगे बढ़ने की हालत में नहीं है। उन्होंने अपनी सीटी बजाई और सबको जाने को कहा। लिनचेन, हम कार्ड पैक्स खोल रहे हैं, हम बहुत सारे लाए हैं, आओ हमारे साथ खेलो। मैंने उनके हाथों में बंद पैकेट्स को देखा और समझ नहीं पाया कि इसमें क्या खास है। फिर भी मैंने गंभीरता से कहा, रुको, अगली बार जब मेरे पास खुद के कार्ड्स होंगे तब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये चीजें पैसों की आती हैं। मैं दूसरों के कार्ड्स पर मुफ्त में नहीं खेलना चाहता था। जब मेरे पास खुद के कार्ड्स होंगे तभी बराबरी का मुकाबला होगा। बच्चे थोड़े उदास दिखे। तभी पास के एक पेड़ के नीचे से शोर सुनाई दिया। लिन जिंगचुआन कार्ड पैक्स फाड़ रहा था। ओह वाह, ये तो सारे रेयर कार्ड्स हैं। जिंगचुआन, तुम तो कमाल हो। सबकी तारीफें सुनकर लिन जिंगचुआन ने अपनी ठुड्डी ऊपर की। उसने मेरी तरफ एक नजर डाली। अगर तुम इसके साथ खेलोगे तो मैं तुम्हें अपने कार्ड्स नहीं दिखाऊंगा, तुम्हारी मर्जी। ये धमकी तुरंत काम कर गई। कार्ड्स कलेक्ट करने के शौकीन बच्चों को ये बात चुभ गई। कुछ सेकंड्स की हिचकिचाहट के बाद पूरे ग्रुप ने मुझे छोड़ दिया और भागकर लिन जिंगचुआन की तरफ चले गए। मुझे वाकई सुकून मिला। कार्ड्स में मेरी दिलचस्पी कम थी, बास्केटबॉल में ज्यादा थी। गांव में सिर्फ एक बास्केटबॉल था। शाओंग के पेरेंट्स उसे शहर से लाए थे। उन्होंने मुझे कभी उसे छूने नहीं दिया। मैं कोर्ट की तरफ गया और एक बॉल उठा ली। कोच ली पास में ही आराम कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराए। क्या बात है, शूट करना सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तुम्हें पता है बास्केटबॉल खेलने से हाइट बढ़ती है। उस आखिरी बात ने मेरा ध्यान खींच लिया। मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने कोच ली की तरफ देखा जो 6 फीट से भी ज्यादा लंबे थे और पूरी मासूमियत से पूछा, अगर मैं सीख जाऊं तो क्या मैं आपके जितना लंबा हो जाऊंगा? उन्होंने पलकें झपकाई, फिर जोर से हंस पड़े। ये बच्चा कुछ अलग ही था, शायद बिल्कुल मेरे जैसा तो नहीं, उन्होंने माना, पर तुम यकीनन अपने क्लासमेट्स को पीछे छोड़ दोगे। तो जब बाकी सब तपती दोपहर की गर्मी में छांव में बैठकर गेम्स खेल रहे थे, मैं अकेला कोर्ट पर शॉट्स की ड्रिल कर रहा था। शुरू में तो मैं सीधा फेंक भी नहीं पा रहा था। मेरे हाथ पैर बहुत छोटे थे। एक फुल साइज बॉल को कंट्रोल करना वाकई मुश्किल था। पास से गुजरते स्टूडेंट्स ने मेरा ये अनाड़ीपन देखा और मुझ पे हंसने लगे, इशारा करके मुझे होपलेस कहने लगे। लिन जिंगचुआन ने मुझे अकेले दौड़ते हुए देखा और मुंह बनाया। ठीक है, इसे देखो, ये कितना बेचारा लग रहा है। अगर ये हमारे साथ आना चाहता है तो आ सकता है। उसे लगा कि मेरा पैसा आखिर में फैमिली के पास ही आना है, तो मेरे साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करने में क्या हर्ज है। पर मेरा रुकने का कोई इरादा नहीं था। एक मिस शॉट का मतलब था फिर से शुरुआत करना। जो मुझे समझ नहीं आ रहा था वो मैंने कोच ली के इंस्ट्रक्शन से सीख लिया। तभी बिना किसी चेतावनी के एक बॉल हवा में सफाई से घूमी और सीधे बास्केट के अंदर गिर गई। बॉल अंदर गई, वाकई अंदर चली गई। बच्चों ने पलकें झपकाईं। उन्हें लगा कहीं उन्होंने गलत तो नहीं देखा। फिर उन्होंने मुझे दूसरी बॉल उठाते देखा। मैं 3 पॉइंट लाइन पर गया और बॉल छोड़ दी। परफेक्ट, बॉल सीधे नेट के अंदर। कोच ली जो पहले आराम से साइड से देख रहे थे,
अब मेरे बिल्कुल बगल में खड़े होकर बॉयल लाकर दे रहे थे। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें कोई कीमती खजाना मिल गया हो। वो बस अपना सिर हिलाते रहे। तुम में असली पोटेंशियल है, उन्होंने कहा, और मैंने तुम्हें पहले दौड़ते हुए देखा था। तुमने उसे बहुत आसान बना दिया था। पर इस बार मैं सहमत नहीं हुआ। मेरा पूरा ध्यान लंबा होने पर था। कोच ली ने अपनी नाक खुजलाई और खामोश रहे। उन्होंने हाइट बढ़ने वाली बात बस मजे में कही थी। बास्केटबॉल से हाइट की कोई गारंटी नहीं थी। हर बास्केट के साथ भीड़ बढ़ती गई। हर शॉट पर तालियां और शोर तेज होता गया। ये किसी कार्ड पैकेट खोलने से कहीं ज्यादा एक्साइटिंग था। ये तो इनक्रेडिबल है। सिर्फ 3 पॉइंटर्स ही नहीं, इसके लेअप्स भी हर बार सही जा रहे हैं। मुझे हमेशा से पता था कि ये बेस्ट है। कोई ताज्जुब नहीं कि इसे कार्ड्स की फिक्र नहीं है। ये तो किसी भी रेयर कार्ड से ज्यादा रेयर है। बच्चे ताकत की तारीफ करने में बड़ों से कहीं ज्यादा ईमानदार होते हैं। देखते ही देखते घास पर कार्ड्स पड़े रह गए और हर कोई मुझे चीयर करने के लिए दौड़ पड़ा। लिन जिंग चुआन, जिसने अपने कार्ड्स दिखाने के लिए इतनी मेहनत की थी, एक बार फिर पीछे रह गया। उसने गुस्से में मुट्ठी भर घास उखाड़ दी। पर गर्मी बहुत ज्यादा थी और कोच ली को हीट स्ट्रोक की फिक्र थी। उन्होंने मुझे और ज्यादा खेलने नहीं दिया। घंटी बजने से 10 मिनट पहले उन्होंने बॉल ले ली। मुझे काफी पसीना आ गया था और प्यास लगी थी। मैं हाथ मुंह धोने के लिए सिंक की तरफ गया। फिर पास में रखे वाटर डिस्पेंसर से एक पेपर कप भरा। मैंने मुश्किल से आधा ही पिया होगा कि पास से ही लोगों का एक ग्रुप बाहर आया। वो शू न्यांगसी थी। उसके पीछे कुछ छोटे लड़के चल रहे थे। मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। ये वही लड़के थे जो ऑफिस में थे। मुझे सू यान रू का वो चेहरा याद आया जो उसने फोन देखने के बाद बनाया था। मैंने कप नीचे रखा और चुपचाप उनका पीछा किया। स्कूल के पीछे वाला छोटा सा बगीचा गर्मियों की झाड़ियों से भरा हुआ था। मुझे उनके काफी करीब जाना पड़ा, तब जाकर पत्तों के बीच से उनकी आकृतियां साफ दिखीं। शू न्यांगसी लड़के के कपड़े खींच रही थी। देखते ही मेरे माथे पर बल पड़ गया। भले ही मैंने स्कूलिंग नहीं की थी, पर मुझे ये एहसास हुआ कि ये बहुत गलत है। मुझे पता था कि ये लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए एक जैसा है। आपका शरीर आपका अपना है। किसी को भी बिना परमिशन उसे छूने का हक नहीं है। बोलो, शू न्यांगसी ने कहा। मुझसे सच कहो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना हमें यहाँ रुककर थोड़ी देर खेलना पड़ेगा। उसकी हमेशा रहने वाली वो कोमल आवाज अब एकदम भारी और चुभने वाली हो गई थी। यहाँ तक कि उसकी हंसी की आवाज भी ऐसी थी जो रोंगटे खड़े कर दे। उसने धीरे से एक रूलर लड़के के घुटनों पर फेरा। उसकी आवाज अब सपाट और बिना किसी हड़बड़ी के निकल रही थी। अब बताओ, मेरा फोन किसने लिया? तो ये बात थी। उसने नोटिस कर लिया था कि फोन गायब है और उसे लगा कि इनमें से किसी ने उसे लिया है। मैंने ये नहीं सोचा था। मुझे एक पल के लिए गिल्ट महसूस हुआ और मैं लगभग बाहर आकर ये मानने ही वाला था कि वो मैं था। तभी मुझे सू यान आर्यू की बात याद आई, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। शू न्यांगसी कोई बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं लग रही थी। फिर भी मैं रुका रहा। पर जैसे जैसे पूछताछ बढ़ती गई, लड़के धीरे धीरे रोने लगे। वो उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके रोने से शू न्यांगसी के मन में कोई रहम नहीं आया, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो और ज्यादा एक्साइटेड हो रही है। रो रो और ज्यादा बेचारे दिखो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ये बहुत खूबसूरत है। वो लड़कों के चारों तरफ ऐसे घूम रही थी जैसे उस पर कोई जुनून सवार हो। फिर उसने एक चौड़ी मुस्कान के साथ धीरे से हुक्म दिया, अब अपनी जैकेट्स उतारो। मेरे माथे पर बल पड़ गया। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया। फिर उनमें से एक लड़के ने अपने कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाया और उसी पल मैं समझ गया कि शू न्यांगसी क्या कर रही थी। मेरे अंदर कुछ उबला खौलता हुआ और अंधा कर देने वाला गुस्सा। मुझे गांव का वो साल याद आया जब एक नई टीचर आई थी। वो एक खूबसूरत जवान औरत थी। वो मुझसे मिलने कई बार आई। वो चाहती थी कि मैं स्कूल जाऊं। उसने मेरे लिए फूलों का एक प्यारा ताज बनाया था। सिर्फ पढ़ाई ही तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, उसने मुझसे कहा था। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एजुकेशन क्या कर सकती है। मैं वो तुम तक पहुँचाना चाहती हूँ। उसने कहा था कि यहाँ के लोग हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। तुम्हें यकीन करना होगा कि ज्ञान सब कुछ बदल सकता है। पर गांव कभी नहीं बदला। इससे पहले कि बदलता, उस जवान टीचर ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। लोगों ने कहा कि मकई के खेतों में उस पर हमला हुआ था। मैं बाद में उसे देखने गया और पाया कि गांव वाले उसके घर से बाहर निकल रहे थे। उनमें से हर कोई मुस्कुरा रहा था, मगरूर और संतुष्ट। उनमें कोई गुस्सा नहीं बचा था, बस एक ऐसी शांति थी जिससे मुझे घिन आ रही थी। उसने फिर कभी मुझसे बात नहीं की। बाद में उसने खुद को नदी में झोंक दिया। जब वो मरी तो वो प्रेग्नेंट थी। लोगों ने कहा उसके अंदर एक बच्चा था। वो उसे इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, इसलिए उसने सब खत्म करने का फैसला किया। वो उसी जमीन पर मर गई जिसे बदलने के लिए उसने अपना फ्यूचर कुर्बान कर दिया था। और मुझे बस उन गांव वालों के चेहरों की वो मगरूर और संतुष्ट मुस्कान याद रही।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे स्कूल के अंदर भी वैसी ही घिनौनी चीज देखूंगा जो किसी परियों के कहानी वाले महल जैसा दिखता था। जब मैं दौड़कर बाहर निकला, मैं किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा था। यादों के टुकड़े मेरे दिमाग में कौंध रहे थे, फिर चीखें सुनाई दी, फिर रोना, और फिर हर तरफ से कदमों की गूंज। पास के टीचर्स और स्टूडेंट शोर सुनकर भागे चले आए। बगीचे के अंदर शू न्यांगशी जमीन पर थी। उसके सिर का पिछला हिस्सा फटा हुआ था और खून बह रहा था। उसके बगल में मैं खड़ा था, हाथ में पत्थर लिए, चेहरा एकदम सपाट। मेरी डार्क आंखें जमीन पर पड़ी उस आकृति पर टिकी थीं, जैसे मैं फैसला कर रहा हूं कि दोबारा वार करूं या नहीं। क्या? एम्बुलेंस बुलाओ अभी। एक टीचर पहले होश में आई और सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करने के लिए कहा। फिर वे इकट्ठा हुए स्टूडेंट्स की भीड़ को दूर हटाने लगे। वापस अपनी क्लासेस में जाओ, सब के सब। यहां खड़े मत रहो। कोच ली, अपने स्टूडेंट्स को कंट्रोल कीजिए। कोच ली, जो क्लास 4 के पीई टीचर थे, अपनी हैरानी से बाहर आए और स्टूडेंट्स को हटाने लगे। तभी लिंग जिंग चुआन की आवाज भीड़ को चीरती हुई आई। क्या इसने उसे मार दिया? ये एक मर्डरर है। वे शब्द ठहरे हुए पानी में फेंके गए पत्थर की तरह लगे। यहां तक कि जो लोग साफ सोचने की हालत में नहीं थे, वे भी सिर हिलाने लगे। चीख पुकार की एक नई लहर उठी। स्टूडेंट्स हर तरफ भागने लगे। मेरे क्लासमेट्स मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई राक्षस हूं। कोच ली, जो अभी कुछ मिनट पहले मुझे फ्री थ्रो सिखा रहे थे, भीड़ को शांत करने के लिए चिल्लाए, सब शांत हो जाइए, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, इसके पीछे कोई वजह हो सकती है, किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। मैं अंदाजा नहीं लगा रहा। लिन जिंग चुआन गुस्से में आगे बढ़ा। टीचर शू सबसे काइंड टीचर हैं। ये अभी यहाँ आया है। इसके पास अपने पहले ही दिन ऐसा कुछ करने की क्या वजह हो सकती है? ये बस हिंसक है। मॉल वाली बात भी बस इसकी जल्दबाजी और किस्मत थी। हम सब बेवकूफ बन गए। उस टीचर के मुकाबले जो उनके साथ 1 साल से थी, मुझ जैसे बाहरी इंसान के लिए स्टूडेंट्स का भरोसा जीतना मुमकिन नहीं था। और एक 10 साल का बच्चा जो ऐसा कुछ कर सके, यहाँ तक कि आसपास के बड़े भी हिले हुए लग रहे थे। टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मेरे चारों तरफ एक घेरा बना लिया था। वे डर और अलर्ट के साथ मुझे देख रहे थे। जल्द ही स्कूल के गेट के बाहर से सायरन की आवाज गूंजी। जब सब देखने के लिए मुड़े तो वहां पहले पैरामेडिक्स नहीं पहुंचे थे। वो वर्दीधारी पुलिस ऑफिसर्स थे। स्कूल के हेड ऑफ डिसिप्लिन हैरान दिखे। क्या यहाँ किसी ने पुलिस को बुलाया? बाकी टीचर्स ने सिर हिला दिया। ऐसे स्कूल में मौत जैसा मामला भी पहले चुपचाप हैंडल किया जाता। फिर भी यहाँ पुलिस बिना बुलाए पहुंच गई थी। हेड ऑफ डिसिप्लिन को खतरे का एहसास हुआ और वो मामले को रफा दफा करने के लिए आगे बढ़े। ऑफिसर्स, शायद कोई गलतफहमी हुई है, वो बात पूरी नहीं कर पाए। उनके सामने एक बैज खुला। लू जांग का चेहरा सख्त और सपाट था। मैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट 1 का हेड हूं। हमें एक पेरेंट से रिपोर्ट मिली है। स्कूल की एक टीचर पर चाइल्ड एब्यूज का शक है। हमें स्कूल का पूरा कोऑपरेशन चाहिए। क्या? हेड ऑफ डिसिप्लिन सन रह गए। चाइल्ड एब्यूज? ये नामुमकिन है। ये शहर का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है। हमारे टीचर्स देश और दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। प्रोफेशनल्स के सामने ऐसी चीज यहाँ हो ही नहीं सकती। वे शब्द बेमतलब थे। हुआ है या नहीं, ये तय करने हम यहाँ आए हैं। अभी हमें टीचर शू न्यांगसी से बात करनी है। लू जैंग ने अपना बैज वापस रखा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हेड ऑफ डिसिप्लिन को अब समझ आ रहा था कि कुछ बहुत गलत हो गया है। उनका चेहरा पीला पड़ गया। वो यही है, पर मुझे डर है कि आप अभी उनसे पूछताछ नहीं कर पाएंगे। एक स्टूडेंट ने उनकी हालत क्रिटिकल कर दी है। क्या? अब लू जंग के रुकने की बारी थी। उन्होंने उस आदमी के पीछे देखा और पाया कि शू न्यांगशी जमीन पर पड़ी है और मैं बगल में खड़ा हूं, बिल्कुल उस इंसान जैसा जो इसके लिए जिम्मेदार है। ये बच्चा फिर से? तभी मिस्टर सू और सू यान आरयू वहां पहुंचे। नजारा देखकर दोनों कांप गए। सू यान रू ने ऑफिसर्स की रुकावट को नजरअंदाज किया और दौड़कर आई मेरे कंधे पकड़े। चिन चिन, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? पास खड़े पैरामेडिक्स ने एक दूसरे को देखा। साफ था कि यहाँ खतरनाक इंसान ये बच्चा नहीं था। जब वे चुपचाप सिर हिला रहे थे, तब शू न्यांगशी के सिर से खून बहना बंद हुआ। शुक्र है कोई जानलेवा चोट नहीं थी। जैसे ही उसकी पल्स और हार्ट रेट स्टेबल हुई, उसे ले जाया जा सकता था। डॉक्टर ने अपना मास्क नीचे किया और थकी हुई नजरों से मेरी तरफ मुड़ा। यंग मैन, तुम चाहे कितने भी शरारती क्यों न हो, तुम लोगों को पत्थर से नहीं मार सकते। कुछ बहुत गलत हो सकता था। इस बार तुम लकी रहे। दोबारा ऐसी उम्मीद मत रखना। पर इससे पहले कि वो बात खत्म करता, मैंने धीरे से अपनी आंखें शू न्यांगसी के चेहरे की तरफ घुमाई। वो मरी नहीं। डॉक्टर एक कदम पीछे हट गया। ये बच्चा वाकई उसे मरा हुआ देखना चाहता था। सू यान रू ने लू जांग को अपनी तरफ बढ़ते देखा और जल्दी से मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। उसने मेरे हाथ से पत्थर लेने की कोशिश की, पर लू जांग का हाथ पहले ही मेरी कलाई पर था। मिस्सू, हम पुराने वाकिफ हैं।
मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये इससे डरेगा, है ना? एक मंझा हुआ डिटेक्टिव, एक ही सेंटेंस में उसने उन सारे तर्कों को खत्म कर दिया जो सू यानरू दे सकती थी। सू यानरू ने अपने होंठ भींचे। उसके पास इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। लू जांग ने एक फीकी मुस्कान के साथ लुजांग ने दूसरे ऑफिसर को सू यानरू का स्टेटमेंट लेने का इशारा किया। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा। मेरे हाथ में अभी भी वो नुकीला पत्थर था। लिन चेन, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिमाग अभी एकदम शांत है, तो क्या तुमने ही जमीन पर पड़ी इस औरत का ये हाल किया? किसी और बच्चे से पूछने से पहले उन्हें एक काउंसलर की जरूरत होती, पर लुजांग पहले भी मुझसे मिल चुके थे। वो जानते थे कि मैं कितना स्थिर हूं, इसलिए वो घुटनों के बल बैठकर मेरी आंखों में देखते हुए सीधे सवाल करने लगे। मेरा दिमाग शांत था, पर शरीर अभी भी सुस्त महसूस हो रहा था, जैसे वो अभी पूरी तरह तालमेल नहीं बिठा पाया हो। मैंने अपने हाथों की तरफ नीचे देखा। शायद, मैंने धीरे से कहा। लू जांग ने पलकें झपकाईं। उन्हें इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। शायद से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें याद नहीं है? मैंने याद करने की कोशिश की, फिर धीरे से सिर हिलाया। जब मेरा कंट्रोल खो गया तब मैं बहुत गुस्से में था। डिटेल्स उसी के साथ चली गईं। इससे लू जांग की उत्सुकता और बढ़ गई। तुम्हें गुस्सा किस बात पर आया? क्या तुमने कुछ देखा? एक बच्चा जो हथियारबंद गनमैन का सामना बिना डरे कर सकता है, उसे आखिर किस तरह का गुस्सा इस कदर काबू कर सकता है? उस सवाल ने मुझे हकीकत में वापस ला दिया। मैं मुड़ा और बगीचे की दूसरी तरफ देखा। युआन जिंग चुआन और बाकी लड़कों को अलग रखा गया था। उनके पेरेंट्स तब तक आ चुके थे और उन्हें कसकर पकड़े हुए सांत्वना दे रहे थे। मैंने अपना हाथ उठाया और पहले शू न्यांगसी की तरफ इशारा किया, फिर उन लड़कों की तरफ। मेरी आवाज धीमी और लगभग खाली सी निकली। वो अकेले में उन्हें अब्यूज कर रही थी। पूरे बगीचे में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा लगा जैसे उन शब्दों ने कुछ ऐसा सामने खड़ा कर दिया हो जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। हवा का एक झोंका गुजरा। तभी एक पेरेंट चिल्लाया, ये तुम किस तरह के झूठ बोल रहे हो? मेरा बेटा यहाँ एक्स्ट्रा ट्यूशन के लिए आया था। ये टीचर और स्टूडेंट का एक बिल्कुल नॉर्मल रिश्ता था। तुम ऐसी बात क्यों बना रहे हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने यकीनन कुछ गलत देखा, गलती से किसी को चोट पहुंचाई, और अब इसका इल्जाम हमारे बच्चों पर डाल रहे हो। लिन जिंग चुआन वहीं था मोर्चा संभालने के लिए। टीचर शू ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये वो कमजोर स्टूडेंट्स ही थे जो ट्यूशन के लिए उन्हें परेशान करते रहते थे। उन्होंने ही उन्हें आराम नहीं करने दिया। उन्होंने उन्हें मुफ्त में पढ़ाया। वो वाकई एक बहुत अच्छी टीचर हैं। क्लास के ज्यादातर बच्चे सहमति में सिर हिला रहे थे। सिर्फ मुट्ठी भर बच्चे खामोश थे, एक तरफ चुपचाप दुबके हुए। मामले की गंभीरता और बच्चों की प्राइवेसी को देखते हुए पुलिस ने जल्दी ही बगीचे के चारों तरफ घेरा बना लिया और सिर्फ उसी क्लास को स्टेटमेंट देने के लिए अंदर रखा। जैसे ही लिन जिंग चुआन ने अपनी बात खत्म की, सू यान आरयू आगे बढ़ी। उसने पेरेंट्स का सामना किया। उसका चेहरा सख्त था। आपने फोटोज देखी हैं। अगर आपको इस पर यकीन नहीं था तो आप यहाँ भागे हुए क्यों आए? अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली की इज्जत आपके बच्चे के सम्मान से ज्यादा कीमती है, तो शौक से इस दरिंदे को पढ़ाने दीजिए। उसके शब्द कड़वे और बेरहम थे, पर हर शब्द सही जगह पर लगा, जिससे उन पेरेंट्स के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें 30 मिनट पहले पता चला था और उन्होंने शू न्यांगसी के फोन में मौजूद चीजों को कंफर्म करके दौड़ लगाई थी। पर यह बात ऊंची आवाज में सुनना कि उनके बेटे को टीचर ने अब्यूज किया है, ये शर्म और घबराहट बर्दाश्त के बाहर थी। हम स्कूल बदल लेंगे, एक पेरेंट ने कहा, पीला पड़ा चेहरा और अपने होंठ चबाते हुए। चाहे ये सच हो या नहीं, हम यहाँ नहीं रुक रहे। इसके बाद तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने जमीन पर पड़ी शू न्यांगसी की बेजान आकृति को नफरत से देखा, पर न्याय या सच से ज्यादा वो इस बात को दफना देना चाहते थे। सालों तक गॉसिप और कानाफूसी का सामना करना, ये वो कीमत थी जिसे चुकाने के लिए वो तैयार नहीं थे। सू यानरू का चेहरा पत्थर सा हो गया। उसने और कुछ नहीं कहा। हर किसी का अपना स्टैंड था, अपनी पसंद। वो किसी को मजबूर नहीं कर सकती थी। पर अगर शू न्यांगसी आज आजाद घूमती तो बिना किसी वजह के हमले का इल्जाम मुझ पर रह जाता, और लिन हाउस में जो सजा मेरा इंतजार कर रही होती उसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता था। मिस्टर सू अपना स्टेटमेंट देकर वापस आ चुके थे। उन्होंने सू यान आरयू के कंधे पर हाथ रखा, उसे शांत रहने का इशारा। फिक्र मत करो, उन्होंने धीमी और स्थिर आवाज में कहा। अगर वो केस फाइल नहीं करेंगे तो मैं करूंगा। अगर वो जानवर सलाखों के पीछे नहीं पहुंचती तो मेरी पहचान का कोई मतलब नहीं। उनकी आंखें जमीन पर पड़ी शू न्यांगसी पर टिक गईं। उनमें अब सिर्फ गुस्सा नहीं था। वहीं पास में झुका हुआ डॉक्टर लगभग खुद को थप्पड़ मारने के लिए तैयार था। उसने पूरी बात जाने बिना मुझे डांटा था, और अब वो अपनी इस इच्छा से लड़ रहा था कि क्यों न शू न्यांगसी की हालत थोड़ी और खराब कर दे। मिस्टर सू मेरे सामने आकर खड़े हुए। वो एक घुटने के बल नीचे बैठे, मुस्कुराने की कोशिश की, पर उनकी आंखें पहले ही लाल हो गईं। अच्छे बच्चे, उन्होंने कहा। उनका हाथ धीरे से मेरी बाह पर था। उनकी आवाज भर आई। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है।
जिंग चुआन को बचाने के लिए थैंक यू। ये मेरी गलती है, मैं हमेशा बहुत बिजी रहता था। मुझे लगा उसे भीड़ पसंद नहीं है। मुझे लगा इसीलिए स्कूल उसके लिए मुश्किल है। अगर तुम नहीं होते तो वो खत्म नहीं कर पाता। वो सोचना भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा और क्या क्या सहता रहता। जब भी ये ख्याल आता वो खुद के चेहरे पर वार करना चाहते थे। मैं उनके चेहरे पर वो गिल्ट और पछतावा देख सकता था, पर मैं इसे ठीक से समझ नहीं पाया। इसलिए मैंने अपना खाली हाथ बढ़ाया और उनके आंसू पोंछ दिए। मेरी आवाज नन्ही थी पर स्थिर। गलती करने वाला इंसान बुरा होता है, रोना उसे चाहिए, आपको नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि बुरे लोग कभी माफी क्यों नहीं मांगते और जिन्हें चोट पहुंची है वो खुद को ही कोसते रहते हैं। क्या पछतावा बुरे इंसान को नहीं करना चाहिए? कुछ डिटेक्टिव केस सुलझाने में तो बेकार होते हैं, पर गलत लोगों पर शक करने में बहुत उस्ताद। लिन शुरान के मन में लू जांग और उनकी टीम के लिए सिर्फ नफरत थी। वो पूरे रास्ते वापस आते हुए बड़बड़ाती रही। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया। उसने मेरी पतली कलाइयां देखीं और तुरंत किचन में जाकर और ज्यादा खाना पकाने को कहा। जब तक लिन बिंगविन, लिन जिंग चुआन और मिसेज लिन को हॉस्पिटल से लेकर घर पहुंचे, तब तक डाइनिंग टेबल डिशेज से भर चुकी थी। और लिन शुरान, जो हर बात पर सबसे बहस करती थी, वो मेरे चारों तरफ किसी सैटेलाइट की तरह घूम रही थी। क्या तुम ये खा सकते हो? क्या ये ज्यादा स्पाइसी है? ये स्वीट एंड सोर रिब्स ट्राई करो। तुम्हें और मीट की जरूरत है। तुम बहुत पतले हो, ये ठीक नहीं लग रहा। चलो थोड़ा और सूप पियो, मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ। लिन बिंगविन और मिसेज लिन ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। उनमें से किसी को भी कभी इस तरह लाड़ नहीं मिला था। लिन जिंग चुआन, जिसे अभी अभी होश आया था, वो रो पड़ा। वो मिसेज लिन की बाहों में जा गिरा। मॉम, वो उसे क्यों पसंद करती है, मुझे क्यों नहीं? उसने आज मुझे मारा, बहुत दर्द हो रहा है। उसे सजा देनी चाहिए, लाड़ नहीं करना चाहिए। मिसेज लिन ने तुरंत उसे करीब खींचा और उसे सहलाने लगी। लिन शुरान टेबल से सीधी खड़ी हुई। उसका चेहरा नफरत से तीखा हो गया। उसने सीधे लिन जिंग चुआन की रोती हुई आंखों में देखा, लाल और सूजी हुई आंखें। तुम जानना चाहते हो कि मैं उसे तुमसे ज्यादा पसंद क्यों करती हूँ? क्योंकि जब मॉल में बंधक बनाने वाली सिचुएशन हुई तो उसने आगे बढ़कर तुम और मॉम समेत सबकी जान बचाई, जबकि तुम मॉम की बाहों में मुंह छिपाकर रो रहे थे। और अब जब तुम बच गए हो तो तुम पलटकर उसी पर इल्जाम लगा रहे हो। लिन शुरन कभी भी अपनी बात हल्की नहीं करती थी, पर आज उसने शब्दों को कुछ ज्यादा ही तीखा कर दिया था। मिसेज लिन ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। शुरन, बस बहुत हुआ। तुम्हारे भाई के साथ आज एक डरावना हादसा हुआ है। अब सब ठीक है, जाने दो इसे। लिन शुरान ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में निराशा भरी थी। जब वो बोली तो उसकी आवाज रुंधी हुई और भारी थी। मैं सेकंड फ्लोर से सब देख रही थी। मैं कोई जल्दबाजी भरा कदम उठाने से डर रही थी, इसलिए मैं सबसे पहले नीचे गई ताकि तुम लोगों को बाहर निकालने में मदद करूं। तुम जिंग चुआन को लेकर चली गईं। क्या तुम्हें अंदाजा भी है? उसके सिर पर बंदूक तनी थी। वो लगभग वापस नहीं आने वाला था। मॉम, तुम और जिंग चुआन घुटनों के बल बैठकर भी उसका शुक्रिया अदा करो तो वो कम होगा। और अब तुम मुझसे कह रही हो कि जाने दो। उनमें से किसी ने भी लिन शुरान को इस तरह नहीं देखा था। एक पल के लिए पूरा कमरा जम गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तभी मैंने अपना नन्हा हाथ बढ़ाया और टेबल पर रखी एक डिश की तरफ इशारा किया। मुझे वो चाहिए, मैंने धीरे से कहा। लिन शुरान ने अपना चेहरा पोंछा और मुझे सर्व करने के लिए मुड़ी। तुम्हें मछली वाकई बहुत पसंद है, उसने कहा। क्या तुम पहले समंदर के पास रहते थे? मैंने सिर हिलाया। बॉर्डर पर कोई मछली नहीं होती। कभी कभी कोई रेफ्रिजरेटेड ट्रक वहां से गुजरता था, पर उन मछलियों के अंदर हमेशा कुछ चीजें ठसी होती थीं। मैंने असल में पहले कभी सी फूड नहीं खाया। मुझे बस इसका टेस्ट अच्छा लगता है। धीरे खाओ, कांटों का ध्यान रखना। जो कुछ मैंने बताया था उससे शुरन विचलित हो गई थी। उसने अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगा दिया कि मेरा दम न घुटे, जिसका मतलब था कि अब उसमें मिसेज लिन या लिन जिंग चुआन से लड़ने की एनर्जी नहीं बची थी। लिन जिंग चुआन ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी भी कुछ कहना है। लिन बिंगविन ने उसे अपनी नजर से रोक दिया और माँ बेटे को स्टडी रूम में ले गए। डीएनए रिपोर्ट आ गई थी। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मिसेज लिन को दिए ताकि वे साथ में पढ़ सकें। मिसेज लिन ने बेचैनी से उनके चेहरे के भाव पढ़े। क्या रिजल्ट्स में कुछ गड़बड़ है? उसका हमसे कोई बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है। वो हमारा बेटा नहीं है। जब मिसेज लिन आखिरी पेज पर रिजल्ट्स तक पहुंची तो उनके मुंह से चीख निकल गई। लिन जिंग चुआन की आंखें तुरंत चमक उठीं। डैड, वो हम में से नहीं है। उसे अभी बाहर निकाल देते हैं। मिसेज लिन संभली और तेजी से सिर हिलाया। कोई ताज्जुब नहीं कि मैं उसके लिए कभी कुछ महसूस नहीं कर पाई। पता नहीं ये जालसाज कहाँ से आ गया। आपने उसे तुरंत बेनकाब क्यों नहीं किया और शुरन को इस तरह उसकी सेवा क्यों करने दी? माँ बेटे दोनों गुस्से में थे, पर डेस्क के पीछे बैठे लिन बिंगविन ने बोलने से पहले सन्नाटे को खींचने दिया। मैं उसे नहीं भेज सकता। क्यों नहीं? माँ बेटे ने बिल्कुल एक ही वक्त पर पूछा।
क्योंकि असली लिन चेन शायद किडनैपर्स के हाथों मारा जा चुका है और बड़े मुखिया को लिन चेन चाहिए। ये लड़का बना बनाया लिन चेन है। लिन बिंगविन ने एक सिगरेट निकाली, उसे सुलगाया और धुएं के छल्ले के बीच से उन्हें देखा तो उसे लिन चेन ही होना होगा। उन्होंने धीरे से कहा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। एक बार बड़े मुखिया से जायदाद मिल जाए, मैं उसे इस घर से निकाल दूंगा। जिंग चुआन ही इस फैमिली का इकलौता बेटा रहेगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि वो जिंग चुआन का कुछ भी छीनेगा। उन्होंने उन्हें सच बताना ही बेहतर समझा। वो अपने घर के अंदर खुली जंग नहीं चाहते थे। जब कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो ऊपर ऊपर की शांति बनी रहेगी, और हुआ भी वैसा ही जैसा उन्होंने सोचा था। लिन जिंग चुआन तुरंत खुश हो गया, उसकी नफरत गायब होने लगी। मिसेज लिन को ये जानकर हल्का सा दुख हुआ कि उनका सगा बेटा शायद मर चुका है, पर कहीं के एक अनपढ़ बच्चे को पालने के मुकाबले वो अडॉप्टेड बेटा जिसे वो पहले से जानती थी कहीं ज्यादा सुकून देने वाला था। तो जब माँ बेटे हाथ में हाथ डाले स्टडी से बाहर आए, उन्होंने मुझे सीढ़ियों के पास पाया और पहली बार उन दोनों ने मेरी तरफ देखकर स्माइल की। लिन जिंग चुआन ने तो कोशिश भी की। परसों से स्कूल शुरू हो रहा है, उसने कहा। हम एक ही क्लास में हैं, मैं तुम्हें ले चलूंगा। मैंने नहा कहा ना। मैं सीधा अपने रूम में चला गया। मैंने वो टेक्स्ट बुक्स और पिक्चर बुक्स खोली जो मैंने उस दिन खरीदी थी। पन्ने पलटते हुए मैं हर नए शब्द को दिमाग में लॉक करता गया। जब तक मैं सोने गया, मैं पिक्चर बुक्स खुद पढ़ सकता था। अपनी बाहों में स्टोरी बुक लेकर लेटे हुए मुझे परियों की कहानियों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगा। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा था कि शिकारी वाकई स्नो वाइट को मार देगा और वो 7 बौने बिना किसी वजह के किसी अजनबी की मदद कभी नहीं करेंगे। और इतने ताकतवर श्राप के साथ यकीनन प्रिंस उस डायन को हरा नहीं सकता था। पर शहर में मेरी दूसरी रात को सब कुछ अभी भी किसी सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह मैं सोकर उठा भी नहीं था कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। चिन चिन, उठ गए? लिन शुरान ने अपना सिर अंदर झुकाया। उसने कोने में बॉक्स में रखा बिना छुआ कंप्यूटर देखा और उसका चेहरा बिगड़ गया। तुमने पूरी रात वो किताबें पढ़ने में बिता दी। तुमने कंप्यूटर ऑन तक नहीं किया। उन बचकानी चीजों का क्या फायदा? तुम्हारे इस दिमाग का सही इस्तेमाल होना चाहिए। इसे बर्बाद मत करो। बात खत्म करने से पहले ही वो बॉक्स तक पहुंच गई और प्रोफेशनल स्पीड के साथ मशीन असेंबल करने लगी। जब उसने खत्म किया, 4 बड़ी स्क्रीन्स ने मुझे अर्ध घेरे, सेमी सर्कल में इस तरह घेर लिया कि मैं लगभग उनके अंदर गायब ही हो गया। अभी ईस्ट रीजन में एक कंपटीशन चल रहा है। मैं तुम्हें इसमें शामिल होने के लिए फॉर्मली इनवाइट कर रही हूँ। जीतो और मैं तुम्हें सारी प्राइज मनी दे दूंगी। मैंने बिना किसी भाव के स्क्रीन को देखा। हैकर अलायंस का लोगो मुझे देख रहा था। क्या यही वो सही इस्तेमाल है जिसके बारे में आप बात कर रही थी? लिन शुरान हल्की सी हंसी। दुश्मन को धूल चटाना, इससे नेक काम और क्या हो सकता है? ये सब बाहर के हैकर्स की उकसाहट से शुरू हुआ था। उन्होंने न सिर्फ डिफेंसिव लाइंस को तोड़ा था, बल्कि ऑफिशियल होम पेज पर हमारे देश को नीचा दिखाने वाले स्टेटमेंट्स लगा दिए थे। इससे पहले कि कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स आता, अलायंस ने दुनिया को अपना मैसेज भेजने का फैसला किया। हमने कुछ दिन पहले टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया था, जिससे हम इस बार लीड यूनिट हैं। हमें कंट्री ए का नेटवर्क असाइन किया गया है, पर सच कहूं तो हम सब अभी इसमें नए हैं। हमें पूरा भरोसा नहीं है। लिन शुरन रुक गई। वो थोड़ी झेपी हुई लग रही थी। पहली बार उन्हें इस तरह गहरे पानी में उतारा गया था। अगर वो फेल हो गए तो वो पूरी हैकिंग कम्युनिटी में मजाक बन जाएंगे। प्राइज मनी में मेरी दिलचस्पी नहीं थी। मेरी दिलचस्पी इस बात में थी कि कोड का इस्तेमाल पलटकर वार करने के लिए किया जा सकता है। शुरू होने में कितना वक्त है? मैंने पूछा। लिन शुरन ने टाइम चेक किया। टोटल असॉल्ट 6 घंटे में शुरू होगा। मैंने सिर हिलाया और कल वाली प्रोग्रामिंग बुक्स खोली। ऐसा लग रहा था कि लिन शुरान को फिक्र थी कि कहीं मैं किसी ऐसी चीज में न फंस जाऊं जो मुझे समझ ना आए। उसने वो कमरे में ही रुकी रही, यहां तक कि उसने हाउसकीपर से नाश्ता भी वहीं मंगवा लिया। मिसेज लिन सुबह का योगा कर रही थीं, और जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो उन्होंने अपने होंठ भींचे पर कुछ कहा नहीं। नाश्ते के बाद मैं दूध का कप लेकर बैठ गया और धीरे धीरे उसे पीने लगा। कमरे के दूसरी तरफ लिन शुरान ने अपना लैपटॉप खोल लिया था और अपने टीममेट से कनेक्ट कर रही थी। मिस लिन, आपकी तरफ क्या चल रहा है? आपने कहा था कि आप एक स्पेशलिस्ट को ला रही हैं। क्या वो आ गए? मैं तो यहाँ बहुत परेशान हूँ। हम कंट्री ए के खिलाफ जा रहे हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्हें अभी भी अंदाजा नहीं था कि चैंपियनशिप असल में कैसे जीती गई थी। उनके लिए ये सब एक मिस्ट्री थी। लिन शुरान ने हालात पर नजर रखी और उन्हें दिलासा दिया, रिलैक्स करो, स्पेशलिस्ट यही हैं और अभी कुछ पढ़ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ये सुना, दूसरी तरफ एक्साइटमेंट बढ़ गई। लेजेंड यहाँ हैं। कहाँ? हमें देखने दो। लिन शुरान ये दिखावा करने के लिए बेताब थी। उसने एक मुस्कान के साथ कैमरा ऑन किया और उसे इस तरह घुमाया कि हम दोनों दिख सकें। लीजिए, देख लीजिए। बाकियों ने स्क्रीन की तरफ गौर से देखा और उन्हें तुरंत कुछ अजीब लगा। स्पेशलिस्ट इतने छोटे क्यों दिख रहे हैं? क्या ये सिर्फ हाइट की बात है? लिन शुरान ने मेरी तरफ नीचे देखा।
मैं मुश्किल से उसकी कमर तक पहुंच रहा था। उसने सिर हिलाया। हाँ, अभी बढ़ रहे हैं। क्या तुम्हें ये दूध नहीं दिख रहा? बाकी लोग हंस भी नहीं पाए। उन्होंने बस एक रूखा सा जवाब दिया, तो मिस लिन की तरह ही एक यंग टैलेंट हैं और मेहनती भी। इतनी सुबह पढ़ाई कर रहे हैं। लिन शुरान ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया। सही कहा, वरना तुम्हें बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ पता भी नहीं चलता। बस अभी सब कुछ याद करना है। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। एक लंबे पॉज के बाद आखिरकार कोई बोला, मिस लिन, प्लीज मुझे ये मत कहना कि स्पेशलिस्ट एक बच्चा है जिसके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे। लिन शुरान ने सोचा कि इसने तो अभी ठीक से चाइनीज पढ़ना भी नहीं सीखा। प्रोग्रामिंग तो दूर की बात है, पर वो ये बात ऊंची आवाज में नहीं कह सकती थी। ये उनके लिए बर्दाश्त के बाहर होता। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, मुझ पर भरोसा करो। अगर इसने कहा है कि ठीक है तो ठीक है। सच तो ये था कि कल से पहले अगर किसी ने उससे कहा होता कि एक बच्चा कंट्री ए के ऑफिशियल नेटवर्क पर हमले की अगुवाई कर सकता है तो वो उसे पागल कहती। पर मॉल में जो कुछ उसने देखा था, खतरे के बीच शांति, वो खामोश काम करने का तरीका और कम से कम शब्द। अब जब भी मैं किसी चीज के लिए हाँ कहता तो उसे एक ऐसा कॉन्फिडेंस महसूस होता जिसे वो समझा नहीं सकती थी। हालांकि उसके टीममेट्स को ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि वो पागल हो गई है। क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि हम असल में क्या कर रहे हैं? हम कंट्री ए की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट हैक कर रहे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी और साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है। क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है? अगर हम फेल हुए तो ठीक है, पर अगर पकड़े गए तो जेल जाएंगे। तुम एक पावरफुल फैमिली से हो, कोई न कोई तुम्हें बाहर निकाल लेगा। हमारे पास वो सुरक्षा नहीं है। जिसे ये गेम खेलना है वो खुद खेल ले। पूरी टीम टूट चुकी थी। उन्होंने हार मान ली थी। लिन शुरान को शुरू में लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, पर एक एक करके सब ऑफलाइन चले गए और वापस नहीं आए। ये टीम यूनिवर्सिटी के दिनों में बनी थी। उनमें से ज्यादातर डॉक्टरेट स्टूडेंट्स थे। उसने उन्हें कॉल किया, पर वो अपनी बात पर अड़े थे। वो पीछे हट चुके थे। लिन शुरान का गुस्सा फूट पड़ा। तुम सब डरपोक हो। एक एक करके सब। तुम लोग ही थे जो ये टीम बनाना चाहते थे। तुम्हारे पास चैंपियनशिप का खिताब है और अब तुम इसके लिए लड़ना नहीं चाहते। अगर पीछे हटना ही था तो शुरू में ही कह देते। मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करती। उसने फोन पटक दिया। उसका सीना गुस्से से धौकनी की तरह चल रहा था और उसने उन सबको ब्लॉक कर दिया। फिर वो अपनी कुर्सी पर गिर पड़ी। उसने मेरी तरफ देखा, जो अभी भी बगल में शांति से पढ़ रहा था। वो कड़वाहट के साथ हल्की सी हंसी और पन्ने को हाथ से ढक दिया। तुम रुक सकते हो। ऑपरेशन रद्द है। सब खत्म। मैंने ऊपर देखा। मेरी आंखें साफ और उलझन भरी थीं। क्या अब हम रोशनी नहीं रहेंगे? लिन शुरन ने आह भरी। रोशनी बनना इतना आसान नहीं है। अगर जवान और समझदार लोग इससे पीछे हट रहे हैं तो हम दोनों के पास क्या चांस है? ऑफिशियल रिस्पॉन्स शायद दिखावे के लिए बस एक कड़ा स्टेटमेंट होगा और फिर सब आगे बढ़ जाएंगे। ये सोचते ही उसे अचानक लगा कि इस सब का कोई मतलब नहीं है। इंसाफ के लिए हैकिंग करना बस एक खूबसूरत झूठ था। मैं उसकी आंखों के खालीपन को ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था, पर मुझे पता था कि वो जो कह रही है वो सही नहीं है। सही काम करना इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि आप बड़े हैं या बच्चे। अगर ये वैसा ही काम है जो मैं कल कर रहा था तो मैं ये कर सकता हूँ। क्या आप अभी भी मेरे साथ चलना चाहेंगी? क्या? लिन शुरान ने मेरी तरफ देखा और पलकें झपकाईं। फिर उसने मेरी आंखों में वो स्थिरता देखी। उसके सीने में जो बोझ था वो हट गया। वो धीरे से सीधी होकर बैठी। चलो करते हैं। इस बार हम पूरी जान लगा देंगे। उसने अपना लैपटॉप खोला और सीधे फोरम पर पोस्ट किया। पहली गोली हम चलाएंगे। ये सिर्फ एक जोश जगाने वाली पोस्ट थी, पर तुरंत ही उन हैकर्स ने कमेंट्स करना शुरू कर दिया जिन्होंने सुना था कि क्या हुआ है। सुना है तुम्हारी पूरी टीम ने छोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले क्या कर लोगी? मुझे हमेशा से लगा था कि उस खिताब को जीतने में कुछ गड़बड़ थी। अब तुम्हारी असलियत सामने आ रही है। चलो फिर, वो पहली गोली मुझ पर चलाकर दिखाओ। देखते हैं तुम कितनी बहादुर हो। शर्त लगा लो, तुम मेरा आईपी तक नहीं ढूंढ पाओगी। एलायंस फोरम पर हर कोई एलीट था। कोई किसी से दबने वाला नहीं था। लिन शुरान की स्किल्स अच्छी थीं, पर ऐसी भीड़ के सामने वो बहुत छोटी लग रही थी। ये बदतमीज लोग। वो अपनी आस्तीन चढ़ाकर उसी वक्त उनसे भिड़ने को तैयार थी, पर उसने नीचे देखा और पाया कि मैं अभी भी ध्यान से पढ़ रहा हूँ। ये उसके लिए किसी शांत करने वाली दवा जैसा था। वो शांत हो गई। अब अपनी ईगो पर काम करने का वक्त नहीं था। उसे मेरे साथ मिलकर अच्छे से काम करना था। तो अगले कई घंटों तक हमने हर चीज का मैप तैयार किया। दोपहर के 2 बजे जब फोरम पर मजाक उड़ाने वाले कमेंट्स की भीड़ लगी थी, मैंने अपनी किताब बंद की, मेन सीट पर बैठा और चारों स्क्रीन्स चालू की। दुनिया के सबसे एडवांस्ड देशों में से एक पर हमला शुरू हो चुका था। शुरू में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ज्यादातर लोगों ने इस ऑपरेशन को खत्म मान लिया था। फोरम उस टीम पर अपना गुस्सा निकालने में बिजी था जिसने साथ छोड़ दिया था।
ये किस तरह के मजाक वाले चैंपियंस हैं? कुछ बच्चे जिनकी किस्मत चमक गई। अपनी औकात देखो। असली टैलेंट के पीछे हटने के बाद अब कंट्री ए का सामना कौन करेगा? जब सब इस बहस में डूबे थे तभी किसी ने थ्रेड के नीचे पोस्ट किया, ओ भाई, कंट्री ए की वेबसाइट गायब हो गई है, अभी जाकर देखो। लोगों को लगा कि ये कोई मजाक है। वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए उस पर क्लिक करने लगे ताकि मजाक उड़ा सकें। पर जैसे ही वो कंट्री ए के होम पेज पर पहुंचे, हर कोई खामोश हो गया। पूरा पेज गहरे लाल रंग में बदल चुका था और उस पर हर तरफ खिले हुए पियोनीज चपरा के फूल थे, जो खुशहाली और किस्मत का एक क्लासिक प्रतीक है। एक शब्द भी नहीं लिखा था, बस वो तस्वीरें थीं जिसे देश का हर इंसान तुरंत पहचान लेता। क्या बात है, ये किसने किया? ये तो इनक्रेडिबल है। खिले हुए चपरा के फूल, एक अच्छे इंसान को शांति भरे जीवन की शुभकामनाएं। मेरी मॉम पास से गुजरी, एक नजर देखा और कंट्री ए की पसंद की तारीफ की। थ्रेड का लहजा पूरी तरह बदल चुका था और तभी ओरिजिनल पोस्टर फिर से सामने आया। पहली गोली, बस 2 शब्द। इसने सबकी बोलती बंद कर दी। इस बात को समझने में थोड़ा वक्त लगा। हमला ठीक तय समय पर हुआ था और लीड यूनिट ने वाकई इसे कर दिखाया था। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। इस सब को प्रोसेस करने का वक्त ही नहीं था। हर कोई वापस अपने स्टेशन पर भागा और बाकी टारगेट्स को एक के बाद एक हिट करने के लिए फॉर्मेशन में आ गया। लिन हाउस के 2nd फ्लोर पर लिन शुरान ने अपना रिप्लाई पोस्ट किया, अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकी और सीटी बजाई। फिर वो अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई। उसने मेरी तरफ देखा जो पूरे ध्यान से काम कर रहा था। मेरी नजरें फोन की इमेज पर थीं और उंगलियां कीबोर्ड पर टिकी थीं। तुम्हारा ये दिमाग कैसे काम करता है? कोई टेक्स्ट नहीं, सिर्फ पिक्चर्स, और वो भी इतनी सटीक। वो इतना हंस रही थी कि उसका पेट दुखने लगा। मैंने अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। मेरी डार्क आंखों में सच्ची उलझन थी। मैंने समझाया, क्योंकि मैं उनकी भाषा नहीं पढ़ सकता। जायज बात थी। एक बच्चा जिसने अभी अपनी भाषा पढ़ना सीखा हो, उसके लिए विदेशी भाषा बहुत बड़ी बात थी। और आपने कहा था कि ये ग्रीटिंग इमेज है, इसमें बहुत सारे फूल हैं, ये वाकई बहुत सुंदर हैं। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ उसका फोन ऊपर उठाया। लिन शुरन ने खांसने का नाटक किया और दूसरी तरफ देखने लगी, थोड़ा शर्मिंदा होकर। दरअसल जब मैंने उससे पूछा था कि लोग ऑनलाइन एक दूसरे को विश कैसे करते हैं, तो उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं और उसने मुझे अपने पास मौजूद सबसे फनी मीम्स का फोल्डर थमा दिया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इसे लेकर इतना सीरियस होऊंगा, पर इसने एकदम सही काम किया। इसके बाद मैं चुपचाप इमेजेस को और बेहतर बनाने लगा, उन्हें टचअप देने लगा और साथ ही कंट्री ए की तरफ से अपना डेटा वापस पाने की हर कोशिश को ब्लॉक करता रहा। मेरे लिए ये संभालना मुमकिन था, ये उतना मुश्किल भी नहीं था, पर दूसरी तरफ कंट्री ए की टेक्निकल टीम यकीनन पागल हो रही थी। एक मोड़ पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, ये अब हद से ज्यादा हो रहा है, पाबंदी तुरंत हटाओ। क्या हम शांति से बात नहीं कर सकते? लिन शुरन ने कमेंट स्क्रॉल किए और मजाक उड़ाया। शांति से बात, ये पहले सोचना चाहिए था। इसके तुरंत बाद कंट्री ए के स्टेट मीडिया ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। वो इस साइबर घुसपैठ के जिम्मेदार लोगों को एक्टिवली ट्रैक करेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। लिन शुरन तनाव में आ गई और उसने उस एंटी ट्रैकिंग सिस्टम को देखा जो हमने अभी सेटअप किया था। वो मेरी तरफ मुड़ी, क्या ये एंटी ट्रैकिंग सिस्टम टिक पाएगा? कोड शानदार दिख रहा था, वाकई हैरान करने वाला। पर क्या होगा अगर कंट्री ए के पास कोई इससे भी बेहतर हुआ? मैंने उसे दिलासा नहीं दिया, इसके बजाय मैंने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इमेजेस को और भी सुंदर बनाने जा रहा हूँ। लिन शुरन मुझे घूरने लगी। इसका इससे क्या लेना देना? मैंने सोचा और जवाब दिया, सुंदर चीजें ईमानदारी दिखाती हैं। एक शुभकामना की ईमानदारी। लिन शुरन को उस पल महसूस हुआ कि मैं शायद अब तक का सबसे सच्चा और ईमानदार इंसान हूँ जिससे वो मिली है। पर बड़ों की दुनिया मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। वो सीधी होकर बैठ गई। अब और आराम नहीं। वो रियल टाइम में कंट्री ए की ट्रैकिंग एक्टिविटी देखने लगी, खुद को उस पल के लिए तैयार करते हुए जब ऑफिसर्स शायद दरवाजे पर दस्तक दें। मैंने उसका डर महसूस किया। मैंने टाइप करना बंद किया और उसे देखा। आप जा सकती हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो आप हट सकती हैं। अगर मैं पकड़ा भी गया तो मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। लिन शुरन मुड़ी और उसने मेरी आंखों में देखा। डगमगाने की शर्मिंदगी उसे एक साथ महसूस हुई। चलो करते हैं। अगर तुम्हारे जैसा छोटा बच्चा नहीं डर रहा तो मैं क्यों डरूं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम साथ अरेस्ट होंगे। उसने अपना इरादा पक्का किया और खुद को संभाला। पर उसे देखकर मैं कहना चाहता था कि हम एक जैसे नहीं हैं। उसकी फैमिली थी, अगर उसे कुछ होता तो लोग दुखी होते। मैं एक अनाथ था जिसके पास खोने को कुछ नहीं था। अगर मैं मर भी जाता तो कोई नोटिस नहीं करता, इसीलिए मैं कभी किसी खतरे से नहीं डरा। तभी फोरम पर एक प्राइवेट मैसेज आया। लिन शुरन ने उसे खोला। किसी दूसरी यूनिट का एक हैकर था। हे, तुम वहां हो? तुम कौन सा एंटी ट्रैकिंग सिस्टम यूज कर रहे हो? क्या तुम इसे शेयर कर सकते हो?
यूजर नेम जाना पहचाना लग रहा था। उनमें से एक, जिसने थ्रेड में उसका मजाक उड़ाया था, उसने बिना जवाब दिए मैसेज बंद कर दिया। 2 मिनट बाद एक और मैसेज, वही रिक्वेस्ट। लिन शुरान के माथे पर बल पड़ गया। सब मेरे पास क्यों आ रहे हैं? जाकर डार्क एम्परर से पूछो। डार्क एम्परर पूरे अलायंस फोरम का सबसे सीनियर और टेक्निकल एलीट मेंबर था। पिछली बार अगर शुरान को उनके डिफेंस में कोई गैप नहीं मिला होता तो खिताब यकीनन उन्हीं को मिलता। जवाब तुरंत आया। डार्क एम्परर सबसे पहले पकड़ा गया। जाहिर है कंट्री ए ने एक नया ट्रैकिंग प्रोग्राम बनाया है और उसे चुपचाप कई दूसरे देशों को बेच दिया है। जैसे ही हम अंदर घुसे, हमें कुत्तों की तरह बाहर खदेड़ दिया गया। सिर्फ तुम दोनों ही अभी तक टिके हुए हो। इस मोड़ तक लिन शुरान के चेहरे पर कई ऐसे भाव आए जिनका कोई नाम नहीं था। वो धीरे से मुड़ी और सुन्न होकर मुझे घूरने लगी। उसने ये उम्मीद नहीं की थी। जब वो डरी हुई थी और मुझ पर शक कर रही थी, तब जाहिर तौर पर वो दुनिया के सबसे सुरक्षित ठिकाने में बैठी थी। चंचन, तुम वाकई अविश्वसनीय हो। वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपनी बाहें मेरे चारों तरफ डाल दी। अगर मैं फिजिकल कांटेक्ट के खिलाफ नहीं होता तो वो यकीनन मुझे गले लगा लेती और जमीन से ऊपर उठा लेती। अब जब खतरा टल चुका था, उसके पास दूसरों के बारे में सोचने का वक्त था। उसने मुझे पूरी सिचुएशन समझाई, फिर ये भी कहा, जाहिर है अगर हम इसे शेयर न करें तो ये पूरी तरह सही होगा। उन्होंने ही पहले हमें नीचा दिखाया था, इस बात का कोई प्रेशर मत लेना। उसे फालतू के गिल्ट की आदत नहीं थी, पर सोचने के बाद मैंने इसे उनके साथ शेयर करने का फैसला किया। यही रोशनी बनना है ना? लिन शुरान ने पलकें झपकाईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं अभी भी उसी बारे में सोच रहा हूं। उसने मेरी मासूम आंखों में देखा और मुस्कुराई। हाँ, इस वक्त तुम ही रोशनी हो। एक चमकती हुई सुंदर रोशनी की इंसान कैसा हो सकता है? दोपहर के 5 बजे 3 घंटे की साइबर घेराबंदी आखिरकार खत्म हुई। टारगेट की गई साइट्स पर गहरे लाल झंडे नजर आने लगे। कोई बेइज्जती नहीं, कोई बकवास नहीं। जो साइट सबसे पहले हिट हुई थी, उस पर अभी भी खिले हुए चपरा के फूलों की शांति भरी तस्वीर दिख रही थी। घर बैठे लोग लगभग हर तरफ इस गरिमा और शांति की तारीफ कर रहे थे। इस ऑपरेशन की तुलना में उन विदेशी हैकर्स ने जो सार्वजनिक रूप से गालियां दी थीं, उसके मुकाबले ये जवाब एक अलग ही लेवल पर था। हमारे अपने ऑफिशियल चैनल्स ने शायद इस बात के लिए शुक्रगुजार होकर कि कुछ भी गंदा या भद्दा नहीं हुआ, खामोशी बनाए रखी। अगले दिन तक होम पेज का बैनर बदलकर पियोनीज चपरा के डिजाइन वाला कर दिया गया और लिन शुरान की ओरिजिनल फोरम पोस्ट एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई थी। जिस भी आईडी ने उसका मजाक उड़ाया था, वो अब शांत हो चुकी थी। कुछ ने अपनी पोस्ट्स पूरी तरह डिलीट कर दी। दूसरों ने थ्रेड में रिप्लाई करते हुए पुरानी कड़वाहट को भुलाने और उनकी मदद करने के लिए लिन शुरान का शुक्रिया अदा किया। लिन शुरान ने इसका क्रेडिट खुद नहीं लिया। उसने सबको सीधे जवाब दिया, मेरा शुक्रिया मत मानिए, ये मैंने नहीं किया। मेरा छोटा भाई बहुत बड़े दिल वाला है। इस हमले की अगुवाई उसी ने की थी। लोगों ने उस मैसेज को कई बार पढ़ा, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। किसी ने रिप्लाई किया, क्या ये वाकई सगा भाई है या बस कोई मुंह बोला भाई? खैर छोड़ो, अगर आप सिर्फ अपना रिश्ता फ्लॉन्ट कर रही हैं तो कोई बात नहीं। लिन शुरान ने एक आई रोल रिएक्शन पोस्ट किया और टाइप किया, मेरा सगा बायोलॉजिकल भाई। लोगों को लिन शुरान की उम्र का अंदाजा था। उस हिसाब से छोटे भाई वाली बात समझना और भी मुश्किल था। अगर आपको बुरा न लगे तो आपके भाई की उम्र क्या है? लिन शुरान ने उनके हिचकिचाहट भरे सवाल को देखा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टाइप किया, इस साल 10 साल का। उस एक जवाब ने पूरे अलायंस फोरम को हिलाकर रख दिया। उस कम्युनिटी के हर खुद को जीनियस कहने वाले इंसान को इस हकीकत को मानना पड़ा कि जिस ऑपरेशन को उन्होंने अभी देखा, जिसने पूरी दुनिया का सामना किया, उसकी लीडरशिप एक बच्चे ने की थी। वो इसे चाहे जैसे भी देखें, ये अविश्वसनीय था। पर जो कुछ अभी हुआ था, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो लिन शुरान पर दोबारा सवाल उठाए, और मजाक उड़ाने की तो बात ही दूर थी। हालांकि कई प्राइवेट मैसेजेस आने लगे जिनमें पूछा गया था कि क्या वो एंटी ट्रैकिंग प्रोग्राम बिकाऊ है। उस रात शावर लेने के बाद लिन शुरान ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने मुझे एक नीले कंबल में लिपटे हुए, बिस्तर पर दुबके हुए एक पिक्चर बुक पढ़ते पाया। बस एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो सोचने लगी कि आज जो कुछ भी हुआ, क्या वो वाकई सच था। जब मैंने उसकी तरफ ऊपर देखा तो वो हकीकत में वापस आई। उसने अपना गला साफ किया। तो वो प्रोग्राम, क्या तुम उसे बेच रहे हो? हाँ, मुझे नहीं पता था कि कोड को खरीदा और बेचा जा सकता है। मैंने अपनी किताब को गले लगाया और पूछा, क्या इसकी कीमत बहुत ज्यादा है? लिन शुरान हंस पड़ी। उसे पता था कि मेरे दिमाग में हिसाब लगाने का पैमाना सिर्फ स्नैक्स, नाश्ता ही है। उसने मुझे एक ठोस तुलना करके बताया, जितने स्नैक्स तुम आमतौर पर खरीदते हो, उससे लगभग 10 गुना ज्यादा। मेरी आंखें चमक उठीं। मैं बेचूंगा? ग्रेट, पैसे अभी मेरे अकाउंट में आएंगे। कल मैं तुम्हें तुम्हारा अपना अकाउंट खुलवाने ले चलूंगी। उसने थम्स अप किया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अपने दिमाग में स्नैक्स के 10 बैग्स गिने।
मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। ये किसी भी परी कथा से बेहतर महसूस हो रहा था। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया, हाथ मुंह धोया और तैयार हो गया। नाश्ते के बाद मैं तमीज से सोफे पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। लिन बिंगविन और मिसेज लिन मुझे देखकर हैरान थे। लिन बिंगविन ने पूछा, चैन चैन, इतनी जल्दी उठ गए? मैंने अपना दूध का कप पकड़ा और धीरे से कहा, लिन शुरन का इंतजार कर रहा हूं। लिन बिंगविन के माथे पर एक हल्की सी हलचल हुई जो शायद ही किसी को दिखती। फिर वो मुस्कुराए और बोले, तुम्हें उसे अपनी दीदी कहना चाहिए। मैं मुड़ा और बिना कुछ कहे उन्हें देखा। मेरी उन डार्क आंखों में किसी इंसान के आर पार देखने का एक तरीका था। लिन बिंगविन असहज हो गए और एक फीकी हंसी हंसे। खैर, जबरदस्ती की कोई जरूरत नहीं है, तुम शायद अभी तालमेल बिठा रहे हो। जैसे ही लिन शुरान सीढ़ियों से नीचे आई, उन्होंने अपनी नजर हटा ली। उन्होंने उसे आवाज दी, शुरान, चेन चेन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या तुम दोनों साथ बाहर जा रहे हो? हाँ, बाहर जा रहे हैं। लिन शुरान अभी भी आधी नींद में थी। कल रात वो प्रोग्राम हाथों हाथ बिक गया था। वो सारे लोग जो इतने घमंडी थे, अब एक एक करके उसके पास आ रहे थे। इस वजह से वो भोर तक जागी रही थी। अब वो अपनी उबासी नहीं रोक पा रही थी। उसने चलते चलते कहा, भाई के लिए बैंक अकाउंट खुलवाने जा रही हूँ, पैसे जमा करने हैं। मिसेज लिन, जो खिड़की के पास मेडिटेशन कर रही थी, उन्होंने अपनी आंखें खोली। पैसे जमा करने हैं? उसका इस फैमिली के फाइनेंस पैसों से क्या लेना देना? लिन शुरान में आज सुबह अपनी माँ से उलझने की एनर्जी नहीं थी। उसने अपनी आंखें घुमाई और डाइनिंग रूम की तरफ चल दी। मिसेज लिन उसके पीछे आई और उसके बगल में खड़ी होकर मिन्नत भरे लहजे में बोली, शुरन, वो पैसा तुम्हारा है, उसे यूं ही दूसरों को मत बांटो। अगर तुम्हें किसी को देना ही है तो जिंग चुआन को दो। कम से कम तुम्हें पता तो है कि वो कहां से आया है। मॉम, पक्षपात की भी एक हद होती है। लिन शुरान का स्वभाव, खासकर सुबह सुबह, इस बात के लिए बिल्कुल सब्र वाला नहीं था। उसने साफ कह दिया, चेन चेन आपका बायोलॉजिकल बच्चा है, आप उसे एक चोर की तरह ट्रीट करके आखिर क्या कर रही हैं? मिसेज लिन के पास इसका कोई जवाब नहीं था और वो सच ऊंची आवाज में कह नहीं सकती थीं। उन्होंने सपोर्ट के लिए लिन बिंगविन की तरफ देखा। लिन बिंगविन पास आए और लिन शुरान के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी माँ बस तुम्हारी फिक्र कर रही है कि तुम बिना सोचे पैसे खर्च न कर दो, उन्होंने सावधानी से कहा। वो अभी छोटा है, उसे बैंक अकाउंट की क्या जरूरत है? क्या वो अपने पॉकेट मनी दराज में नहीं रख सकता? क्योंकि दराज इसके लिए काफी नहीं होगी। शुरान का ध्यान भटका हुआ था और उसने बिना सोचे कह दिया, मेरा भाई कुछ अलग ही चीज है। उसने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बेचकर पहले ही करोड़ों कमा लिए हैं। अकाउंट खुलवाना ज्यादा प्रैक्टिकल है। क्या? लिन बिंगविन और मिसेज लिन दोनों सुन पड़ गए। उनमें से कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाया जो उन्होंने अभी सुनी थी। सॉफ्टवेयर बेचकर करोड़ों। बॉर्डर का एक बच्चा जिसके नाम पर कुछ भी नहीं था, पर लिन शुरान के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी। पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा। उनके विरोध के शब्द गले में ही रह गए। लिन बिंगविन ने अपनी बेटी का कंधा थपथपाया और एक प्यार भरी मंजूरी दी। हमारी शुरन आखिरकार एक बड़ी बहन की तरह बर्ताव कर रही है। जब तुम बैंक जा ही रही हो तो उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन, कागजी कार्रवाई भी करवा लेना। उसके बाद हम एक असली फैमिली होंगे। मेरी वापसी के बाद से हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन की बात कभी नहीं उठी थी। लिन शुरान को लगा था कि वो इसे भूल गए हैं। अब इसे सुनकर उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। ठीक है, मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने लिविंग रूम में अपना दूध खत्म किया और अपना सिर तिरछा करके उन तीनों के इस प्यार भरे सीन को देखा। मेरी डार्क आंखों ने सुबह की रोशनी को एक बिल्ली की तरह पकड़ा जो किसी चमकती हुई और न समझ आने वाली चीज से दमक रही थी। नाश्ते के बाद लिन शुरन ने कैजुअल कपड़े पहने और मुझे बाहर ले गई। मैं फैमिली कार में बैठने ही वाला था कि मैंने उसकी आस्तीन खींची। मैंने ऊपर देखा। इसमें नहीं। रुकिए। शुरान को समझ नहीं आया कि मेरा मतलब क्या है, पर वो मेरे पीछे गेट तक आई। एक रोल्स रॉयस चुपचाप किनारे पर आकर रुकी। जब वो रुकी तो सू यान रू का शांत और शालीन चेहरा सामने आया। उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया। मुझे वाकई खुशी है कि तुमने बात की। क्या पिछले कुछ दिन ठीक रहे? मैंने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। दरवाजा खोलने के लिए मैं आगे बढ़ा, पर वो मेरे लिए थोड़ा ऊंचा था। लिन शुरन ने चिढ़ते हुए पास आकर दरवाजा खोला और मुझे अंदर बिठाया। हम काम से बाहर जा रहे हैं, तुम इसे बीच में क्यों ले आए? क्या तुम्हें लगता है मैं इतना छोटा सा काम नहीं संभाल सकती? वो दरवाजे से लेकर अपनी सीट पर बैठने तक बड़बड़ाती रही। मैं चुपचाप एक तरफ बैठा रहा। जब कार रिहायशी इलाके के गेट से बाहर निकली तो मैंने अचानक कहा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। सू यान रू ने झटके से ब्रेक मारे। वो मुड़ी तो देखा कि लिन शुरन के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसने कोई अनहोनी देख ली हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अचानक ऐसा क्यों कहा। मैंने अपना हाथ उठाया और सू यान रू की तरफ इशारा किया। अगर यकीन नहीं आता तो इनसे पूछ लो। सू यान रू ने अपनी नाक खुजलाई।
उसे लगा कि वो बुरी तरह फंस गई है, पर यह आइडिया शुरू से उसी का था। उसी ने ये सुझाव दिया था। इसलिए जब कार एक तरफ रुकी तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया, सारा सच। इसके बाद लिन शुरान ने उसे पकड़ लिया और उसे कई जोरदार मुक्के जमाए। इससे पहले कि ये खत्म होता, सू यान रू को लगभग अंदरूनी चोटें आ चुकी थीं। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। शुरन अभी भी गुस्से में थी। उसे लगा जैसे उसने जो कुछ भी महसूस किया था वो एक झूठ पर टिका था। सू यान रू ने अपना पेट पकड़ा। उसके चेहरे पर दर्द और बेबसी के मिले जुले भाव थे। उस वक्त मुझे डर था कि गनमैन के साथी पुलिस के पीछे पीछे तुम तक न पहुंच जाएं। मैं बस चाहती थी कि उसे एक कवर मिल जाए। प्लान यह था कि एक बार डीएनए रिपोर्ट आ जाए तो मैं उसे अपने साथ रहने ले जाऊंगी। लिन शुरन अभी भी खौल रही थी। कौन सी डीएनए रिपोर्ट? उसने चिल्लाकर पूछा। डीएनए टेस्ट। मेरे डैड ने कल तुम्हारे डैड को रिजल्ट्स लेते हुए देखा था। दर्द थोड़ा कम हुआ तो सू यान रू ने नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। वो सीधी हुई और माथे पर बल डाला। तुम्हारे डैड ने तुम्हें रिजल्ट्स नहीं बताए? रिपोर्ट कल ही आ गई थी। अगर लिन शुरान को सच पता होता तो उसका रिएक्शन अभी बिल्कुल अलग होता। शुरान का मुंह खुला रह गया। उसका सारा गुस्सा अब उलझन में बदल गया। मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। और आज सुबह उन्होंने मुझसे कहा कि चेन चेन का नाम घर के कागजात में रजिस्टर करवा दूं। मैंने अपने कोने से शांति से कहा, वे मुझे अपना बनाना चाहते हैं क्या? यान आरयू सुन्न रह गई। क्यों? लिन फैमिली कोई मामूली परिवार नहीं था। वे पुश्तैनी अमीर थे। उनके घर का एक एडॉप्टेड बच्चा भी कभी किसी चीज के लिए नहीं तरसता था। तो फिर ऐसा परिवार एक ऐसे बच्चे को क्यों अपनाएगा जिसका उनके साथ खून का कोई रिश्ता नहीं था? जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं थी। लिन शुरान को सब समझ आ चुका था। उसने भिचे हुए दांतों से कहा, उन्हें बड़े मुखिया की जायदाद चाहिए। ये शब्द सू यान रू को किसी करंट की तरह लगे। एक खानदान जो तरक्की कर रहा था। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी कि लिन बिंगविन मुख्य वंश का होने के बावजूद ऐसी हरकत पर उतर आए। पिछले कुछ सालों में कंपनी को हो रहे घाटे की वजह से उन्हें अपना काम बढ़ाने के लिए बड़े मुखिया की जायदाद की सख्त जरूरत थी। ये परिवार के राज थे जिनमें कोई बाहरी दखल नहीं दे सकता था। सू यान रू ने देखा कि लिन शुरान गुस्से से टूटकर सीट पर गिर गई। कहने को कुछ बचा नहीं था। सू यान आरयू मुड़ी और कार चलाने लगी। कार में लंबे सन्नाटे के बाद लिन शुरान मेरी तरफ मुड़ी। तुमने मुझे सच क्यों बताया? मैं उसके भाव ठीक से नहीं पढ़ पा रहा था। मैंने उसे ईमानदारी से बताया, मैं लिन फैमिली के घर में रजिस्टर नहीं होना चाहता। शुरन तुरंत समझ गई। उस रिपोर्ट को देखने के बाद अपने पेरेंट्स के अचानक बदले हुए प्यार की याद ने उसका सीना भींच दिया। फिक्र मत करो, उसने भिजे हुए दांतों से कहा। मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं लूंगी और उन्हें भी नहीं लेने दूंगी। मैंने सिर हिलाया और स्थिरता से उसे देखा। तुम उनसे अलग हो। तुम एक अच्छी इंसान हो। शुरान मुझे घूरने लगी। उन शब्दों ने जैसे उसके दिल को छू लिया। उसकी कड़वाहट थोड़ी कम हुई। उसने खुद को संभाला और सोचा, उस मामले में तुम अपना खुद का घर का रजिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन अलग से करवा लो। सामने से सू यान रू ने एक काम की बात कही। अपना खुद का रजिस्ट्रेशन हेड बनने के लिए तुम्हारे पास अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये असल में क्या होता है? शुरन को भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था। मैं तुरंत समझ गया। जमीन, एक घर, यानी तुम्हें प्रॉपर्टी खरीदनी होगी। शुरान ने माथे पर बल डाला। ये उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा उलझा हुआ था। सू यान आरयू मुस्कुराई और रियरव्यू मिरर में मुझे देखा। मेरे एक अंकल रियल एस्टेट में हैं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हें वहां ले चल सकती हूँ। मेरे अंदर कुछ हलचल हुई। मैंने लगभग बिना हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। सू यान आरयू के अंकल यकीनन कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर थे। हम तीनों सेल्स हॉल के अंदर गए। सू यान रू ने एक कॉल किया और वापस आई। बदकिस्मती से वो बिजनेस ट्रिप पर बाहर हैं। वो नहीं आ सकते, पर उन्होंने किसी को हमें सब दिखाने के लिए अरेंज किया है। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं हॉल के बीच में रखे कांच के डिस्प्ले केस की तरफ गया और झुककर अंदर रखे बिल्डिंग मॉडल्स को उत्सुकता से देखने लगा। बचपन में मैं एक जर्जर एक मंजिला घर में रहता था जहां हर तरफ जलने के निशान थे। लोग कहते थे कि वहां कोई मर गया था। वो बुजुर्ग रोज दीवार का एक छोटा हिस्सा तब तक पहुंचते जब तक वो साफ न हो जाता। जब ये सब साफ हो जाएगा, उन्होंने मुझसे कहा था, तो ये हमारा घर होगा। मुझे तब समझ नहीं आता था। मेरे लिए तो बस एक छत का होना ही काफी था जो हवा और बारिश को रोक सके। इसलिए मैंने उनसे पूछा था, क्या कोई जगह सिर्फ इसलिए घर बन सकती है क्योंकि वहां आप और मैं हैं? मुझे याद है उनकी आंखें कितनी प्यार भरी और दयालु थीं, पर फिर भी उन्होंने सिर हिला दिया। सिर्फ एक सही मकान ही घर हो सकता है, उन्होंने कहा था। एक साफ जगह, एक गर्म और खुशहाल जगह। यही चीज लोगों को अंदर आने और तुम्हारा परिवार बनने के लिए मजबूर करती है। मैं कहना चाहता था कि मुझे नए परिवार की जरूरत नहीं है।
जब तक वो थे वही काफी था, पर उनके जाने से पहले दीवार की वो कालिख कभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। उसके बाद के सालों में मैं गांव के पीछे एक घास की झोपड़ी में रहा या बॉर्डर लुकआउट के तौर पर गांव की सड़क पर रात भर जागता रहा। मेरा कभी कोई घर नहीं रहा। अब इन सुंदर मॉडल्स को देखकर मैंने सोचा कि अगर मैं इनमें से कोई घर खरीदूं तो उन बुजुर्ग को इसमें रहना बहुत पसंद आता। तभी बगल से किसी ने मुझे धक्का दिया। अरे बाप रे, ये किसका बच्चा है जो यहाँ वहां घूमकर मुसीबत खड़ी कर रहा है? टकराई वो मुझसे थी, पर शिकायत सबसे पहले वही कर रही थी। उसने अपनी स्कर्ट पकड़ी और तमाशा खड़ा कर दिया। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इस ड्रेस की कीमत क्या है? अगर ये खराब हो जाती तो क्या तुम इसकी भरपाई भी कर पाते? एक सेल्स असिस्टेंट माफी मांगने के लिए दौड़ी आई। हमें बहुत दुख है मिस, ये हमारे मैनेजमेंट की गलती है, प्लीज हमें इसे ठीक करने का मौका दीजिए। एक दूसरा स्टाफ मेंबर पास आया और झुककर मुझसे पूछने लगा कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। शांत होना तो एक बात है, वो औरत जोर से चिल्लाई। इस छोटे बदतमीज को मुझसे माफी मांगनी होगी। अगर इसके पेरेंट्स इसे तमीज नहीं सिखाएंगे तो मैं सिखाऊंगी, और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे मैनेजर को पर्सनली जानती हूँ। उसने मैनेजर का नाम किसी हथियार की तरह इस्तेमाल किया, अपनी ठुड्डी हवा में ऊंची कर ली। वहां मौजूद स्टाफ का हर मेंबर एकदम जम गया। अपने इस असर से संतुष्ट होकर उसने अपने कंधे सीधे किए और मेरी तरफ बढ़ी। उसने बिना किसी नफरत को छुपाए मुझे नीचे की तरफ देखा। पिंचिंग रियल्टी आजकल वाकई किसी को भी अंदर आने दे रही है। खुद को देखो, कितनी अजीब सी छोटी चीज हो। शर्त लगा लो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें यहाँ सिर्फ ये दिखाने लाए होंगे कि अमीर लोग कैसे रहते हैं। दुख की बात है कि तुम जैसे लोग, तुम अपनी पूरी जिंदगी काम कर सकते हो और फिर भी इस बिल्डिंग में एक बाथरूम तक नहीं खरीद पाओगे। मुझे उसके परफ्यूम की तेज स्मेल आई। उसके नीचे कुछ हल्का सा जाना पहचाना सा था। मैंने चुपचाप आधा कदम पीछे लिया और अपने बगल में खड़े स्टाफ मेंबर की तरफ मुड़ा। क्या यहाँ के बाथरूम महंगे हैं? उस असिस्टेंट ने पलकें झपकाईं, मेरे एकदम सीरियस चेहरे को देखा और तुरंत उसकी हंसी छूट गई। उस औरत को ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक्सक्यूज मी, ये किस तरह की हंसी है? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं इसे तमीज सिखा रही हूँ? उसने असिस्टेंट को एक तरफ धकेला और मेरा कान पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं दुश्मनी को लेकर बहुत सेंसिटिव था। मेरा सिर खुद ब खुद एक तरफ झुक गया और उसका हाथ खाली निकल गया। उसके पीछे कांच का डिस्प्ले केस था। अपना बैलेंस खोकर वो सीधे उससे जा टकराई। आउच! हॉल में मौजूद हर कोई चौंक गया। उस औरत का घुटना कैबिनेट के कोने से टकरा गया था और उससे खून बह रहा था। एक गंजा आदमी जो उसके साथ आया था वो घबरा गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। रोते हुए उसने मेरी तरफ इशारा किया और चिल्लाई, बेब, इस भयानक बच्चे ने मेरे साथ ये किया है, तुम्हें मुझे इंसाफ दिलाना होगा। वो गंजा आदमी स्टाफ पर बरस पड़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तुमने इसे अब तक बाहर क्यों नहीं निकाला? इसके पेरेंट्स को यहाँ बुलाओ ताकि वो माफी मांगे और हर्जाना भरे, वरना मैं उन्हें कोर्ट में घसीट लूंगा। स्टाफ ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। एक मेंबर मुझे वहां से दूर ले जाने लगा ताकि मामला शांत हो सके। तभी दो शानदार जवान औरतें फ्रंट डोर से अंदर आईं। दोनों के चेहरे के भाव एक दूसरे से ज्यादा सख्त थे। लिन शुरान के बाएं हाथ में कॉफी थी। वाह, किसी की हिम्मत तो देखो, लोगों को ऐसे बाहर निकाल रही है जैसे ये जगह उसी की हो। मुझे नहीं पता था कि पिंचिंग रियल्टी तुम्हारा खानदानी बिजनेस है। उसके दाएं हाथ में एक छोटा केक था। उसने अपनी ठुड्डी उठाई और सीधे उस गंजे आदमी की तरफ देखा। वो गंजा आदमी एकदम सुन्न पड़ गया। मिस लिन, आप यहाँ हैं? वो उसके बगल में खड़ी सू यान आरयू की तरफ मुड़ा और फिर से चौंक गया। मिस सू भी, और आपका इस बच्चे से क्या रिश्ता? सू यान रू ने शायद ही कभी अपने नाम का इस्तेमाल हथियार की तरह किया हो। आज उसने एक अपवाद एक्सेप्शन बनाने का सोचा। वो प्यार से मुस्कुराई। इसने मेरी जान बचाई है। लिन शुरान भी पीछे रहने वालों में से नहीं थी। मेरा भाई अभी अभी मिला है, सगा भाई। उस गंजे आदमी को पसीना आने लगा। सू यान रू ने उसके चेहरे के भाव पढ़े, फिर पास ही बैठी उस औरत को देखा। उसकी मुस्कान डगमगाई नहीं। मुझे लगा था कि इतनी शान से एंट्री लेने वाली औरत यकीनन आपकी वाइफ होगी। ये सुनते ही उस गंजे आदमी का रंग उड़ गया। वो तुरंत खड़ा हुआ और बार बार झुकने लगा। आई एम सो सॉरी मिस लिन, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लिन फैमिली के यंग मास्टर हैं। अगर मुझे पता होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। लिन शुरान भी उतनी ही अकड़ में खड़ी थी जितनी वो औरत थी, बल्कि उससे भी ज्यादा। उसकी आवाज बर्फीली थी। क्या तुमने कुछ किया है? तो फिर माफी तुम क्यों मांग रहे हो? जिसने असल में गलती की है उसे आगे आने दो। हाँ, बिल्कुल। वो घूमा और उस औरत की बाह पकड़ी। अभी यंग मास्टर से माफी मांगो। क्या तुम्हें वाकई लगा था कि ये कोई ऐसा है जिससे तुम पंगा ले सकती हो? तुम क्या सोच रही थी? वो गुस्से में था कि उस औरत ने ये मुसीबत खड़ी कर दी, पर वो औरत और भी ज्यादा गुस्से में थी। उसने अपना हाथ झटक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे दर्द हो रहा है।
खुद को सबकी नजरों का निशाना पाकर उसने हाथ उठाया और उस आदमी के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। निकम्मे, तुम अपनी औरत तक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम किस काम के हो? उस तमाचे की आवाज ने कमरे में सबको हैरान कर दिया। लोगों ने नए नए अमीर बने मर्दों को अपनी धौंस जमाते देखा था, पर बहुत कम लोगों ने किसी मिस्ट्रेस रखैल को ऐसे हुक्म चलाते देखा था। उस गंजे आदमी का चेहरा गहरा लाल हो गया, उसके होंठ हिले। तुम उसने उसे एक तरफ धकेला। मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरा तुमसे वास्ता खत्म, नजारा खराब करना बंद करो। फिर वो सू यानरू और लिन शुरान की तरफ मुड़ी, अपनी लाल नाखूनों वाली उंगली उनकी तरफ नचाते हुए। और तुम दोनों कहीं मत जाना, मेरा हिसाब अभी तुमसे खत्म नहीं हुआ है। सू यानरू और लिन शुरान ने एक दूसरे को देखा। शहर में बहुत कम लोग थे जो उनके खिलाफ ऐसी धमकी देने की हिम्मत रखते हों। उस औरत ने अपना फोन निकाला और बड़ी आसानी से एक नंबर डायल किया। कुछ मिनटों बाद एक आदमी एंट्रेंस से तेजी से अंदर आया। स्टाफ तुरंत सीधा होकर खड़ा हो गया। गुड आफ्टरनून मैनेजर। वो आदमी करीब 40 साल का था, सूट में एकदम फिट। उसने कमरे की तरफ एक सरसरी नजर डाली, फिर उस औरत के पास जाकर एक चापलूसी भरी मुस्कान दी। तुम्हें किसने परेशान किया? मुझे सब बताओ, मैं इसे संभाल लूंगा। प्लीज खुद को तकलीफ मत दो, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। वो परफॉर्मेंस इतनी मक्खन जैसी थी कि उस गंजे आदमी का चेहरा हरा पड़ गया। पर पिंचिंग रियल्टी का मैनेजर कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे वो पंगा ले सके। उसने अपने थप्पड़ वाले गाल पर हाथ रखा और एक तरफ खामोश खड़ा रहा। उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई, नमक मिर्च लगाकर, और इंसाफ की मांग की। अगर आज मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहती हूँ तो मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना। बिल्कुल बिल्कुल, सब मुझ पर छोड़ दो, मैनेजर ने हाथ जोड़ते हुए कहा। वो लगभग एक वफादार नौकर की तरह झुक रहा था। फिर वो सू यानरू और लिन शुरान की तरफ मुड़ा, उसके माथे पर बल थे। ये एक प्रीमियम रेसिडेंशियल सेल सेंटर है, ये बच्चों के लिए सही जगह नहीं है। आपने हमारे क्लाइंट को डिस्टर्ब किया है, आपको माफी मांगनी चाहिए। सू यानरू लगभग हंस पड़ी। तुम्हारे पास तो काफी लंबी चौड़ी स्पीच तैयार है। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मेरे फादर का सरनेम एसू है, वो तुम्हारे बॉस को जानते हैं। सू और युआन फैमिली शादी के रिश्तों से जुड़ी थीं, काफी गहरा कनेक्शन था। सू यान आरयू इस बिल्डिंग में कई बार आ चुकी थी। ये याद दिलाते ही मैनेजर की याददाश्त में कुछ कौंधा। उसके चेहरे के भाव बदले, एक पल के लिए मुश्किल उसके चेहरे पर दिखी। तभी उसके पीछे खड़ी उस औरत ने एक ठंडी आवाज निकाली और उसकी रीढ़ की हड्डी फिर से सीधी हो गई। चाहे आप कोई भी हों, उसने सख्ती से कहा। पिंचिंग रियल्टी अपने क्लाइंट्स को सबसे पहले रखती है। मैं कह रहा हूं कि आप अभी माफी मांगें। सू यानरू के चेहरे के भाव थोड़े सख्त हो गए। मामला अब अजीब होता जा रहा था। उसने अपने बगल में खड़ी लिन शुरान को देखा, जो इस पूरे नजारे का कुछ ज्यादा ही मजा ले रही थी, और धीरे से कहा, लगता है यहाँ तुम्हारे नाम की भी कोई खास कीमत नहीं है।